सियावर रामचंद्र की, माता कौशल्या की, महाराज कौशल नरेश की, महाराज दशरथ की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए प्रबुद्ध परिषद छत्तीसगढ़, उसके संयोजक आदरणीय नागले जी, उनको धन्यवाद देता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि मुझे उन्होंने आज इतनी बड़ी संख्या में माता कौशल्या के जन्मस्थल से सबको बुला के हमसे मिलवाया। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं और आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। मंच पर उपस्थित मिलिंद जी, मंच के सामने बैठे हुए हमारे सांसद जी, विधायक जी और समस्त प्रबुद्ध जन, यहाँ पे अगले 1-1.25 घंटे या 1.5 घंटे कोई भाषण नहीं होगा, बल्कि संवाद होगा। उसमें मैं 2-3 आप लोगों से आग्रह करता हूं। जब मैं कुछ पूछूं तो इतना जोर से उत्तर दीजिएगा कि आपकी आवाज़ यहाँ तक आ जाए, क्योंकि हमारा आपका संवाद बहुत सारे यूट्यूब पे जाएगा। आपको यहाँ 3 लोग रिकॉर्डिंग करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कम से कम 300 यूट्यूब पे जाएगा। ये 300 यूट्यूब चैनलों पे जाएगा, फेसबुक पे जाएगा, पूरे देश भर में घूमेगा। तो आग्रह यह है कि आपकी आवाज़ पूरे देश में पहुंचनी चाहिए। ऐसा लगे माता कौशल्या के मायके में रहने वाले लोग इतने बहादुर हैं, इतने तेज हैं कि आवाज़ उनकी हमेशा गूंजती रहती है। ये संविधान है। क्या है? संविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको कहते हैं संविधान। कुछ लोगों को लगता है कि ये तो 1947 में बना, उसके पहले भारत ऐसे ही था। कुछ लोगों को लगता है हमने अमेरिका से सीखा, फला से सीखा, फला से सीखा, ऑस्ट्रेलिया से सीखा, यूरोप से सीखा। और वास्तव में इस संविधान को बनाने के पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने लगभग 20 देशों का संविधान पढ़ा था। 10 देशों के संविधान का कुछ न कुछ इसमें लिया भी था। कुछ अमेरिका से लिया, कुछ आयरलैंड से लिया, कुछ ऑस्ट्रेलिया से लिया, अलग अलग देशों से लिया था। लेकिन अगर हम थोड़ा वेद की तरफ जाएं या वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करें, तो जैसे बहन जी ने कहा, उत्तरकांड में लिखा है, सब नर करहि परस्पर और चलहि स्वधर्म निरतुश्रित, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा और सब सुंदर सब बिरजु शरीरा। तो वाल्मीकि जी ने जो लिखा है देख के लिखा होगा ना, सपने में थोड़ी लिखा। तुलसीदास जी ने लिखा, उनको कुछ आभास हुआ तभी लिखा। मानव इतिहास में सबसे पहले संविधान, समान विधान लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। भगवान राम के पहले गुरुकुल की व्यवस्था थोड़ी सी अलग थी। हालांकि दशरथ जी ने उसको काफ़ी हद तक ठीक कर दिया था। और भगवान राम अयोध्या के, और मेरा जन्मस्थान प्रयाग है, हमारे प्रयाग के निषाद राज बैचमेट थे, एक ही साथ गुरुकुल में पढ़े थे। तो समान शिक्षा की व्यवस्था सबसे पहले लागू हो चुकी थी। इनफैक्ट भगवान राम से पहले ही दशरथ जी ने लागू कर दिया था। और दशरथ जी से पहले
हरिश्चंद्र जी ने लागू किया था, क्योंकि दशरथ जी और उनके मंत्री सुमंत वो दो अलग अलग वर्णों के थे, लेकिन दोनों बैचमेट थे। इससे ये बात बड़ी क्लियर हो गई, पहले गुरुकुल में कॉमन एजुकेशन सिस्टम था, मंत्री का बच्चा और संतरी का बच्चा एक साथ में पढ़ता था। स्पष्ट हो गया इससे। हमने कभी इस पर चिंतन नहीं किया कि क्या कारण है भगवान राम ने एक ही विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक ही विवाह किया, भरत जी ने एक विवाह किया और शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया। उस जमाने में चक्रवर्ती नरेश, ऐसा कौन राजा होगा इस धरती पे जो भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता होगा? और पहले तो कई बार तो संबंधों को अच्छा बनाने के लिए भी विवाह होता था। तो फिर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के एक ही एक विवाह क्यों हुआ? और राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे, जोर से बोलिए, भरत जी के और शत्रुघ्न जी के। ऐसा कैसे हुआ कि चारों भाइयों ने एक एक विवाह किया और चारों भाइयों के 2 ही 2 बच्चे हुए, किसी को 3 नहीं हुआ? मानव इतिहास में सबसे पहले कॉमन सिविल कोड लागू करने वाले भी भगवान राम थे। यह भारत का संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। आज मुझे खुशी है कि माननीय सांसद जी बैठे हुए हैं, अभी संसद का सत्र शुरू होने वाला है, तो मैं आशा करता हूं कम से कम एक विषय जो राम राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और हमारे संविधान का हिस्सा है, हो सकता है आने वाले संसद सत्र में माननीय सांसद जी उसको शून्यकाल में, प्रश्नकाल में, 0 आवर में किसी न किसी रूप में उसको रेज करें। संविधान क्या कहता है? सबको समान अवसर मिलना चाहिए। आज की डेट में सबको समान अवसर मिल रहा है क्या? इंजीनियरिंग का एक एग्जाम, मेडिकल का एक एग्जाम, आर्मी में जाने के लिए एनडीए का एक एग्जाम, आईएएस का एक एग्जाम, अब तो रेलवे का भी एक एग्जाम हो रहा है, बैंक का भी एक एग्जाम हो रहा है। लेकिन क्या यहां इस हॉल में जितने लोग हैं सबकी 10वीं की एक किताब थी? बोले जरा, सबकी 12वीं की एक किताब थी? तो जब पेपर एक हो रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक है, क्वेश्चन एक आ रहा है और सिलेबस सबका अलग है, तो सबको समान अवसर कैसे मिलेगा? अगर आपने इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, एनडीए का, क्लैट का, आईएएस का, आईपीएस का, बैंक का पेपर अगर आपने सीबीएसई के पैटर्न पे बना दिया, तो छत्तीसगढ़ बोर्ड वालों को इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? आईसीएसई बोर्ड वालों के पैटर्न पे बना दिया तो सीबीएसई और छत्तीसगढ़ वालों को इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? आपने सीबीएसई बोर्ड पे बना दिया तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार वालों को इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? तो वास्तव में सबको अगर समान अवसर देना है तो उसके लिए जरूरत है इस देश में एक देश एक शिक्षा बोर्ड लागू किया जाए, एक देश एक सिलेबस लागू किया जाए, यानी यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए, यानी समान शिक्षा लागू किया जाए। अब कुछ लोग सोचेंगे इतने बड़े देश में कैसे हो सकता है? अरे इतने बड़े देश में 40 तरीके के टैक्स को मर्ज करके 1 नेशन 1 टैक्स हो सकता है, तो 40 तरीके के सिलेबस को मर्ज करके 1 नेशन 1 सिलेबस क्यों नहीं हो सकता? और कैसे हो सकता है? इको ज्यादा है क्या?
आपकी रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अभी जीएसटी लागू है। जीएसटी में एक जीएसटी काउंसिल होती है। केंद्र के वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं, राज्यों के वित्त मंत्री उसके मेंबर होते हैं। हर 3 महीने में जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है। बैठक के बाद यह तय होता किस सामान पे कितना टैक्स लगाना है। ऐसे समान शिक्षा भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? एक कानून है, उसका नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट, है ना? हिंदी में कहते हैं शिक्षा अधिकार कानून। उस राइट टू एजुकेशन एक्ट में एक शब्द जोड़ दिया जाए, इक्वल, तो वो बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। क्या बन जाएगा? यानी समान शिक्षा अधिकार। उसमें पढ़ने की उम्र 6 से 14 साल है, उस 14 को 18 कर दिया जाए तो अभी वो 1 से लेके 8वीं तक लागू होता है, फिर वो 1 से लेके 12वीं तक हो जाएगा। जैसे जीएसटी काउंसिल है वैसे एजुकेशन काउंसिल बना दिया जाए। केंद्र के वित्त मंत्री एजुकेशन काउंसिल के अध्यक्ष बन जाए। राज्यों के केंद्र के शिक्षा मंत्री एजुकेशन काउंसिल के अध्यक्ष हो जाए। राज्यों के शिक्षा मंत्री एजुकेशन काउंसिल के मेंबर हो जाएं। हर 3-3 महीने पे बैठक करें। बैठक करके ये तय कर लें कि मैथ में क्या क्या पढ़ाना है। भाई हमारे पास 30 राज्य हैं, 30 राज्यों की मैथ वाली किताब रख लो, सीबीएसई वाली किताब रख लो, आईसीएसई वाली किताब रख लो। इन 32 किताबों को एक्सपर्ट कमेटी को दे दो और वो बता देगा इन 32 किताबों में से कौन कौन सा चैप्टर लेना है, कौन सा नहीं लेना है। मैथ का पूरे देश का कॉमन सिलेबस हो सकता है कि नहीं? फिजिक्स का पूरे देश का कॉमन सिलेबस हो सकता है कि नहीं? केमिस्ट्री का हो सकता है कि नहीं? जूलॉजी का हो सकता है कि नहीं? बॉटनी का हो सकता है कि नहीं? हिंदी का हो सकता है कि नहीं? संस्कृत का हो सकता है कि नहीं? तो 10 में से 7 किताबें आपकी पूरे देश की कॉमन हो सकती है। 2-3 किताब आप राज्यों को दे दीजिए, जैसे जीएसटी में भी किया हुआ है, थोड़ा सा टैक्स राज्यों को दिया हुआ है। तो 10 किताब है, जितने मेन सब्जेक्ट है वो कॉमन हो गए। उसको एनसीईआरटी ने डिजाइन कर दिया, सारे राज्यों के साथ मिलके, सारे राज्यों की किताब देख के। 3 किताब आप भाई छत्तीसगढ़ वाले अपनी हिस्ट्री पढ़ा लें लोकल, छत्तीसगढ़ वाले अपनी लोकल ज्योग्राफी पढ़ा लें, यूपी वाले अपनी ज्योग्राफी पढ़ा लें, बिहार वाले अपनी ज्योग्राफी। तो कुल मिला के इन्वायरमेंट, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये या कल्चर, ये 3 किताबें हैं जो राज्यों को अलग अलग दे दीजिए। तो सवाल ये आया कितनी भाषाएं हैं? अरे बंगाल वाला मैथ को बंगाली में पढ़ेगा, गुजरात वाला मैथ को गुजराती में पढ़ेगा, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेगा, तमिलनाडु वाला तेलुगु में तमिल में पढ़ लेगा। अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे लेकिन सिलेबस कॉमन होगा। अब ये बताओ इससे इक्वल अपॉर्चुनिटी आएगी कि नहीं आएगी? तो मैं ये कह रहा हूं मंत्री जी और संतरी जी के बच्चे की किताब एक होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए? क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की किताब एक होनी चाहिए कि अलग अलग होनी चाहिए? सिपाही और कप्तान के बच्चे की किताब एक होनी चाहिए कि अलग अलग होनी चाहिए? किसान और कृषि मंत्री के बच्चे की किताब एक होनी चाहिए कि अलग अलग होनी चाहिए? अभी क्या चल रहा है? अलग अलग। तो हो सकता है कि नहीं? तो क्यों नहीं हुआ? हाँ, क्योंकि लोकतंत्र में इस विषय पे संवाद नहीं हुआ। ये लोकतंत्र है ना, यहां संवाद की जरूरत है। हमने अपना इतिहास देखा ही नहीं कि भगवान राम और निषाद राज एक साथ पढ़े हुए थे। भगवान राम और निषाद राज की एक ही किताब थी। राजा दशरथ और सुमंत दोनों अलग अलग वर्णों के थे, एक क्षत्रिय एक नीचे से, लेकिन दोनों की एक किताब थी, एक ही साथ पढ़ते थे। तो ये समान शिक्षा चाइना में लागू है, समान शिक्षा यूएस ने अडॉप्ट कर लिया, और इनफैक्ट समान शिक्षा हमारे केंद्रीय विद्यालय में लागू है। भारत के केंद्रीय विद्यालय, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे कन्याकुमारी, चाहे कच्छ का हो, चाहे कामरूप का, सिलेबस एक है। तो अगर केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस एक हो सकता है, नवोदय स्कूल का सिलेबस एक हो सकता है, तो सबका हो सकता है। राज्यों के बोर्ड खत्म नहीं होंगे। राज्यों के बोर्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी नौकरी नहीं जाएगी। वो जो केंद्रीय स्तर पे भारतीय शिक्षा बोर्ड होगा उसी के ही सबऑर्डिनेट के रूप में काम करेंगे।
संविधान में कुछ बदलना नहीं है, क्योंकि संविधान में शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में है, यानी केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। केंद्र का कानून बन जाएगा तो राज्यों के ऊपर प्राइमेसी होगी। केंद्र में ऑलरेडी एक कानून बना हुआ है, राइट टू एजुकेशन, उसमें केवल एक शब्द जोड़ना है, इक्वल। अब ये जो लोग समता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, इन्होंने कभी समान शिक्षा की बात किया क्या? जोर से बोलिए। गरीबी हटाने की बात करने वाले कभी समान शिक्षा की बात करते हैं? सेकुलरिज्म की बात करने वाले कभी बात करते हैं? सुबह से लेकर शाम तक कहते हैं दलितों का उत्थान करो। दलितों का उत्थान करने का इससे बढ़िया और कोई रास्ता हो सकता है क्या? आरक्षण से 100 गुना ज्यादा इफेक्टिव ये होगा समान शिक्षा। जहां रिक्शा चलाने वाला और जहाज चलाने वाले की बच्चे की किताब एक होगी, इससे बढ़िया क्या होगा? हो सकता है कि नहीं? माननीय सांसद जी बैठे हैं और उसके बाद हम थोड़ी चर्चा भी करेंगे। सांसद जी को हम बिल भी बना के दे देंगे कि सांसद जी इस राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाने के लिए संसद में बिल पेश करें, क्वेश्चन आवर में बात करें, 0 आवर में इसको उठाएं और इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं आज नहीं हो पाएगा, लेकिन चर्चा आज शुरू होगी तो 2024 में, 25 में, 26 में हो तो जाएगा ना। इस देश में समानता की खूब बातें होती है, सेकुलरिज्म की खूब बातें होती है, लेकिन समता समानता की बात करने वालों से ज्यादा पाखंडी मुझे कोई नजर नहीं आता। बहुत पाखंडी लोग हैं। आज भी मेरी एक PIL चल रही है कि बहन बेटियों की शादी की उम्र बराबर कर दो। क्या कर दो? शादी की उम्र। भाई हिंदुओं में तो पहले ही 18 साल और 21 साल है, लेकिन हमारी मुस्लिम बेटियों की शादी की उम्र 9 साल है। अब अगर शादी की उम्र बराबर हो जाएगी तो हमारी उन बेटियों को फायदा होगा कि नहीं होगा? लेकिन समता समानता संविधान और सेकुलरिज्म की बात करते वाले उसका भी विरोध कर रहे हैं, जहां सीधे फायदा होना है। शादी विवाह की उम्र अगर समान होगी तो सबसे ज्यादा फायदा हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा, लेकिन उसका भी लोग विरोध कर रहे हैं। तलाक लेने की तरीका अगर एक हो जाएगा, तलाक लेने की प्रक्रिया एक हो जाएगी, सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? मुस्लिम बेटियों को। उसका भी विरोध कर रहे हैं। अगर गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस का राइट सबको मिल जाएगा तो किसको फायदा होगा? मुस्लिम बेटियों को। हिंदू बेटियों को तो पहले ही मिलता। तो समता समानता और सेकुलरिज्म की बात करने वाले उसका विरोध कर रहे हैं। अगर विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार, प्रॉपर्टी का राइट उनको भी मिल जाएगा तो फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा, उसका भी विरोध कर रहे हैं। अगर गोद लेने का अधिकार देश की सभी बेटियों को मिल जाएगा, जो मुस्लिम बेटियों को नहीं है, उससे हमारी मुस्लिम बेटियों को बहुत फायदा होगा, लोग उसका कह रहे हैं। तो संविधान है, सेकुलरिज्म है। और तर्क क्या देते हैं कि हमें संविधान ने अपनी धार्मिक आजादी दिया है। मतलब इससे बड़ा पाखंड क्या हो सकता है? अरे तुम्हें धर्म की आजादी मिली है, अधर्म की नहीं। तुम्हें रीतियों की आजादी मिली है, कुरीतियों की नहीं। तुम्हें प्रथा की आजादी मिली है, कुप्रथा की नहीं। और बेटा और बेटी में भेदभाव करना तो यह अधर्म है, कुरीति है, कुप्रथा है। लेकिन कहते हैं हमारा संविधान हमको इजाजत देता है। आपको नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपको पता है कौन लोग हैं। नहीं नाम मत लीजिए, हैं पार्टी के लोग। तो इस देश में राम राज्य स्थापित करने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो पॉलिटिशियन है। कड़वी सच्चाई बता रहा हूं आपको। वो पॉलिटिकल पार्टियां हैं और उनको एक्सपोज करना जरूरी है। जब तक आप पाखंडियों को एक्सपोज नहीं करेंगे, जो बात करते हैं संविधान की लेकिन समर्थन करते हैं पर्सनल लॉ का,
बात करते हैं समता का, लेकिन कभी समान शिक्षा की बात नहीं करते। बात करते हैं समता, समानता, समरसता का, लेकिन कभी समान नागरिक संहिता की बात नहीं करते। बात करते हैं समता, समानता, समरसता का, लेकिन कभी समान जनसंख्या नीति की बात नहीं करते। ऐसे पाखंडियों को एक्सपोज करना पड़ेगा। आज चीन, भारत, चीन कहां है, हम कहां हैं, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे है। बहुत अच्छा हम लोग एफर्ट कर रहे हैं। हम अंग्रेजों के गुलाम थे और चीन जापान का गुलाम था। हम 1947 में आजाद हुए, चीन 1949 में आजाद हुआ, हमसे 2 साल के बाद। जैसे चीन आजाद हुआ, उसने 3 काम किए। पहला काम उसने किया, जापानियों का चीन से नामो निशान मिटा दिया। न किसी जापानी के नाम पे सड़क, न किसी जापानी के नाम पे कोई मोहल्ला, न किसी जापानी के नाम पे कोई कस्बा, न किसी, मतलब उनके अगले जनरेशन को पता ही नहीं चला कि चीन कभी गुलाम भी था। और हम 75 साल के बाद भी बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, लोधी रोड, शेरशाह रोड, ये शर्म की बात है कि नहीं? ये देश के साथ मक्कारी हुई कि नहीं? हमारे देश में महापुरुषों का अकाल है क्या? आप महाभारत में आपने देखा, बंटवारा हुआ, जो खांडव प्रस्थ था युधिष्ठिर जी को मिला। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से उन्होंने खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया। उस इंद्रप्रस्थ को आज की डेट में दिल्ली कहते हैं। दिल्ली में युधिष्ठिर रोड नहीं है, अर्जुन रोड नहीं है, बाबर रोड नहीं है, अभिमन्यु रोड नहीं है, द्रौपदी रोड नहीं है, पांडव रोड नहीं है, कृष्ण रोड नहीं है, बलराम रोड नहीं है। लेकिन तुगलक रोड है, लोधी रोड है, गजनी रोड है, गोरी रोड है, शेरशाह रोड है, सारी रोडें हैं। और सबसे ज्यादा तकलीफ की बात तो यह है कि उन बहुत सारी सड़कों पे हमारे चुने हुए माननीय सांसद भी रहते हैं। और बड़े शौक से बताते हैं, आ जाना 24 लोधी रोड। बोले कौन सी कोठी? बोले 16 औरंगजेब रोड। बोले क्या नंबर है साहब? बोले 22 नंबर तुगलक रोड। अरे ये शर्म की बात है कि नहीं? ये शर्म की बात है कि नहीं? तो हुआ क्यों नहीं? सुनिए, हुआ क्यों नहीं? क्योंकि हमने आवाज नहीं उठाई। हमने आवाज नहीं उठाई। और हम कितने सेल्फिश हैं इसको समझिए। भाई कड़वी बात सुनने के लिए तैयार है ना? मैं मीठा मीठा नहीं बोलता। मैं एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन, एक्सीडेंटल एडवोकेट, एक्सीडेंटल इंजीनियर, इसलिए कड़वी सच्चाई बोलता हूं, मीठा झूठ बोलता नहीं आता। आप जरा सोचिए, बात कहां शुरू हो रही थी? आप लोगों का जोश देख के मैं तो होश खो गया। हाँ, आप 50 रुपए दे के, 40 रुपए दे के दाढ़ी बनवाते हो, तो नाई बतौले बाल चाहते हो या अच्छा वाला नाई चाहते जो बढ़िया बाल काटे? जोर से बोलिए जरा। नाई की क्वालिटी ढूंढते हो या नाई की बातें ढूंढते हो? घर में काम वाली रखते हो 2000 रुपए दे के, तो उसकी बातें पसंद करते हो, उसका काम पसंद करते हो? 10,000 रुपए ड्राइवर को देते हो, तो उससे क्या आशा करते हो? गाड़ी बढ़िया चलाए या केवल बातें करे, गाड़ी चलाए चाहे ना चलाए? तो हमें नाई
नाई के पास जाते समय उसकी जाति कोई हो, बढ़िया बाल काटने वाला चाहिए। काम वाली किसी कास्ट की हो, किसी जाति का, उससे कोई मतलब नहीं है, बढ़िया काम करने वाली होना चाहिए। ड्राइवर बढ़िया वाला चाहिए, वो उसको बढ़िया भाषण देना आए, बातें करना आए, चाहना आए, गाड़ी बढ़िया चलाना चाहिए, कहीं ठुकना नहीं चाहिए, अच्छी सुरक्षित यात्रा होनी चाहिए। मिस्त्री को बात करना आए, चाहना है, मिस्त्री गूंगा भी हो तो कोई बात नहीं, गूंगा मिस्त्री चलेगा, बस दीवार बनाना आना चाहिए उसको। डॉक्टर एकदम गूंगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अच्छी दवा देना आना चाहिए। तो हम कितने सेल्फिश हैं। ड्राइवर अच्छा चाहिए, नाई अच्छा चाहिए, काम वाली अच्छी चाहिए, डॉक्टर अच्छा चाहिए, टीचर अच्छा चाहिए, वो किसी जाति का हो, बस बढ़िया ऐसा पढ़ा दे हमारा बच्चा टॉप कर जाए। जहां हमारा सेल्फ इंटरेस्ट है वहां हम न कास्ट देखते हैं, कुछ नहीं देखते, बस क्वालिटी देखते हैं। लेकिन जब हम देश के लिए चुनाव करते हैं तो सीधे सीधे अपनी जाति पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम जाति देखते हैं। तो गलती किसकी है भाई? जाति के आधार पर चुनोगे तो ठीक है, फिर भाषण लो, बढ़िया बढ़िया भाषण लेते रहो, क्या दिक्कत है? अगर आपका पेट भाषण से भर जा रहा है तो हम भाषण देते रहेंगे, अपना भाषण लेते रहो। क्यों नहीं हमने चिंता किया कि हमें गुलामी की निशानी नहीं चाहिए? और क्यों नहीं चाहिए आपको बताऊं, इन गुलामों के चक्कर में हमने बहुत सारे, हमारे जो महान लोग हैं वो किताबों में दबे पड़े हैं, किताबों में है ही नहीं है। हमने बाबर को पढ़ाया, हुमायूं को पढ़ाया, तुगलक पढ़ाया, गोरी पढ़ाया, गजनी पढ़ाया, लेकिन न राम के पहले पढ़ाया, न राम के बाद पढ़ाया, न कृष्ण के पहले पढ़ाया, न कृष्ण के बाद पढ़ाया, न हरिश्चंद्र के पहले पढ़ाया, न हरिश्चंद्र के बाद पढ़ाया। ऐसी ऐसी विरासत हमारे इतने बड़े महान लोग। दूसरा, चीन ने क्या किया? 1949 में आजाद हुआ, उसने देखा संख्या हमारी बहुत ज्यादा हो गई है, सबसे पहले उसने दूसरा काम किया, हम दो हमारे दो, यानी जनसंख्या नियंत्रण नीति, दूसरा काम किया। तीसरा, सठे साठ्यम समाचरेत, यह वाक्य भारत का है या चाइना का है? विदुर जी का है। विदुर जी ने महाभारत में इसको उपयोग किया, बाद में आचार्य चाणक्य ने भी उपयोग किया। सठे साठ्यम समाचरेत की नीतियों को फॉलो करते हुए उसने करप्शन के खिलाफ फांसी देने का कानून बनाया। और गूगल करिए, अभी 6 महीने पहले उसने अपने कानून मंत्री को फांसी दिया है। किसको दिया? 1-1.5 साल पहले एक कंपनी के जीएम को फांसी दिया, गूगल करिएगा। सठे साठ्यम समाचरेत सिद्धांत को अपना के जिन देशों ने कानून बनाया वहां समृद्धि है, खुशहाली है, रोजगार है, विकसित है। जिन देशों ने फर्जी ह्यूमन राइट के नाम पे, नकली ह्यूमन राइट के नाम पे घटिया कानूनों को बनाया, आज वहां बदहाली है, नक्सलवाद है, माओवाद है, कट्टरवाद है, जिहाद है, धर्मांतरण है, नक्सलवाद है, घूसखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, सोना तस्करी है, सारी बीमारियां हैं। अगर कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो उसका 3 कारण होता है। पहला, वो बीमारी लाइलाज है कि भाई ठीक है, वो विश्वव्यापी बीमारी है, कोई उसकी दवा नहीं, कोई वैक्सीन नहीं, कोई इलाज नहीं, ठीक है, मान लेते हैं लाइलाज। लेकिन अगर वो बीमारी विश्वव्यापी नहीं है, अगर वो बीमारी दुबई में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, कोरिया में नहीं है, जापान में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, न्यूजीलैंड में नहीं है, और भारत में है, तो 2 ही कारण है। या तो हमारा डॉक्टर अच्छा नहीं है, या तो हमारी दवा अच्छी नहीं है, या तो हमारा डॉक्टर अच्छा नहीं, या तो 50 साल के पहले दुबई रेगिस्तान था, रेगिस्तान, बंजर, कुछ भी नहीं। 50 साल के अंदर
दुबई दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर बन गया। जिन लोगों को रात को दिल्ली में शॉपिंग करने से डर लगता है, वो दुबई में आराम से शॉपिंग करते हैं। दिल्ली में 10 बजे के बाद अगर हमारी बहन बेटियां निकले तो या तो उनका कान का झुमका जाएगा, चैन जाएगी, या मोबाइल जाएगा, कुछ न कुछ जरूर जाएगा। दुबई में नहीं जाता। क्यों? क्या दुबई का शासक ज्यादा अच्छा? तो फिर अच्छा क्या? और कानून बनाने की लागत जीरो। अभी हमसे कुछ लोग सहारा के पीड़ित आए थे, पता नहीं यहां बैठे कि नहीं बैठे। सहारा में जो लोग पैसा वैसा जमा किए थे ऐसे, अच्छा हैं। थाईलैंड में एक व्यक्ति ने चिटफंड कंपनी बना के 16,000 लोगों का पैसा लिया और चिटफंड कंपनी बंद करके थाईलैंड छोड़ के भाग गया। थाईलैंड सरकार लाई, 1 साल के अंदर मुकदमा खत्म हुआ, मात्र 1 साल के अंदर। ध्यान रखिएगा, कितने लोगों को लूटा था? 1,41,000 साल की सजा हुई उसको। जोर से बोलिए, कितनी सजा? हमारे सहारा श्री 16 लाख लोगों का पैसा लेके डूब गए। 16 लाख लोगों का। वहां 16,000 लोगों को धोखा दिया तो 1,41,000 साल की सजा। यहां 16 लाख लोगों को उन्होंने धोखा दिया, 16 साल की भी नहीं हुई। अंतर क्या है? क्या अंतर है? कानून। मेरे हाथ में आपको दिख रहा होगा, नहीं आईपीसी नहीं है, यह फेडरल पिनल कोड है। यह अमेरिका में चलती है। फेडरल पिनल कोड अमेरिका में चलती है, भारत में चलती है इंडियन पिनल कोड। अंतर बताता हूं। अमेरिका में किडनैपिंग की मिनिमम सजा 50 साल है। कितनी? मैक्सिमम 100 साल। भारत में किडनैपिंग की मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 7 साल। एक को किडनैप किया तो 7 साल, 2 को किया तो 7 साल, 10 को किया तो भी 7 साल, 20 को किया तो भी। अमेरिका में एक को किडनैप किया तो 50 साल मिनिमम, 2 को किया तो 100 साल, 3 को किया तो 150 साल, 4 को किया तो 200 साल, 5 को किया 250 साल। अब ये बताओ किडनैपिंग कहां कम होगी? कहां होगी कम? क्या उनका शासक ज्यादा अच्छा है? नहीं, कानून दम। याद रखिए, आप सबकी गाड़ी पेट्रोल से चलती है, पेट्रोल से चलती है, कुछ की डीजल से चलती होगी। आपकी गाड़ी पेट्रोल से चलती है और पेट्रोल अच्छा ना हो, पेट्रोल नकली हो, तो गाड़ी चलेगी क्या? दुक 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 करके बैठ जाएगी। भारत में कानून का राज है, किसी व्यक्ति का राज नहीं है। किसका राज है? और कानून घटिया है, इसलिए भारत दुक 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 करके चल रहा है, इसीलिए चल रहा है। भारत में मर्डर की एक धारा है 302। पति पत्नी को मार दे या पत्नी पति को मार दे, भाई भाई आपस में झगड़ कर एक दूसरे को मार दें, सड़क पे जाते समय रोड रेज हो जाए, 10 गोली मारो, 20 गोली मारो, 50 गोली मारो, 1 टुकड़ा करो, 10 टुकड़ा करो, 50 टुकड़ा करो, 100 टुकड़ा करो, जैसे भी करना है। धारा कौन सी? एक धारा। यानी उस कानून के हिसाब से ये सारे अपराध अपने चाकुओं से गोद गोद के 100 बार गोदा, वो अपराध है। दोनों बराबर है, लेकिन कानून तो यही है। कानून कह रहा धारा 302 मर्डर, वो 100 बार गोदने को भी मर्डर मानता है, गुस्से में आके गोली चलाने को भी मर्डर मानता है। इस फेडरल पिनल कोड में 10 धारा है। कितनी? हमारे आईपीसी में मर्डर का एक धारा है, फेडरल पिनल कोड में मर्डर का पूरा चैप्टर है। मर्डर किया तो अलग, जेनोसाइड किया तो अलग, बुचरिंग किया तो अलग, मैनस्लॉटर किया तो अलग, हेट क्राइम किया तो अलग, जेनोसाइड किया तो अलग। तो जब नूपुर शर्मा वाला जब हुआ था, जब वहां पे जयपुर में, उदयपुर में
जब कन्हैया तेली का मर्डर हुआ, जो कन्हैया तेली जो दर्जी का काम करते थे, हमारे कानून के हिसाब से कन्हैया तेली के मारने वालों को केवल आजीवन कारावास होगा। आजीवन कारावास का मतलब 14 साल। सरकार अगर मेहरबान रही तो 14 से भी पहले भी छूट सकता है। इस फेडरल पिनल कोड के हिसाब से कन्हैया तेली के मारने वालों को 550 साल सजा होगी। हमारे इंडियन पिनल कोड में मात्र 23 चैप्टर है, 23, और ये 23 चैप्टर मैकाले साहब बना के गए थे। और मैकाले ने क्यों बनाया था इसको भी समझिए। 1857 में मंगल पांडे की क्रांति हुई। उस क्रांति को दबाने के लिए लॉ कमीशन बनाया गया। मैकाले को लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। मैकाले को बोला तुम कानून बनाओ। पहला कानून उसने 3 साल मेहनत करके बनाया, उसको कहते हैं इंडियन पिनल कोड। उसमें 23 चैप्टर उसने 1860 में बनाया था। कितने चैप्टर? आज 2023 में भी ना वो 22 हुआ ना 24 हुआ, 23 का। फेडरल पिनल कोड में 123 चैप्टर है, 123। अब आप सोचिए, क्राइम हमारे यहां ज्यादा, पॉपुलेशन हमारी ज्यादा, हमारे यहां मात्र 23 चैप्टर, पॉपुलेशन अमेरिका की कम, क्राइम वहां कम, और वहां 123 चैप्टर। तो क्रिस्टल क्लियर सारे के सारे अपराध, एक तो कठोर धाराएं हैं, दूसरा सारे के सारे अपराध वेल डिफाइंड हैं। किस तरीके का मर्डर है इसमें लिखा हुआ है। तो जज चाह के भी न किसी की सजा बढ़ा सकता है न किसी की, और वकीलों को लंबी लंबी दलील देने का टाइम भी नहीं है। अगर केवल एक धारा है तो बड़ा वकील होगा तो 10 दिन बहस करेगा, उलझाता रहेगा उलझाता रहेगा उलझाता रहेगा। लेकिन अगर वो मर्डर पूरा डिफाइन हो कि हेट क्राइम है, कि जेनोसाइड है, कि मैनस्लॉटर है, कि बुचरिंग है, कि टुकड़े टुकड़े है, क्या है, तो जज कहेगा भाई देखो तुम्हारा जो तुमने क्राइम किया है ये तो डिफाइन है, तुम इतनी लंबी दलीलें 1 हफ्ते वाली क्यों दे रहे हो, तो मुकदमा भी जल्दी खत्म हो जाए। मैकाले ने भारत को गुलाम बनाने के लिए आईपीसी बनाई थी। भारत में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आईपीसी नहीं बनी थी। भारत में अपराध कम करने के लिए आईपीसी नहीं बनी थी। भारत को गुलाम बनाने के लिए आईपीसी बनी थी। और अगर वो आईपीसी अच्छी होती तो किसी एक अंग्रेज को सजा होनी चाहिए थी। किसी अंग्रेज को सजा हुई क्या? सावरकर जी को सजा हुई, भगत सिंह को सजा हुई, सुखदेव राजगुरु को सजा हुई। अरे कम से कम किसी नहीं तो जिसने जलियांवाला बाग में निहत्थों पे गोली चलाई थी उसको सजा होनी चाहिए थी। जिसने लाल बाल पाल को लाठियों से पीटा उनको सजा होनी चाहिए थी। जिसने तिलक को लाठियों से पीटा उसको, किसी को सजा नहीं हुई ना, क्योंकि वो कानून वो बनाई भारत में, भारत के लोगों को न्याय देने के लिए ही बनाया गया था। हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ बना रहे हैं, अब जाके मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। अब उन्होंने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी इस इंडियन पिनल कोड को पढ़ रही है, दुनिया के और भी पिनल कोड को पढ़ रही है। आशा करता हूं कि अमेरिका का फेडरल पिनल कोड भी पढ़ रही हो। तो हमें घटिया कानूनों का मकड़ जाल नहीं चाहिए, हमें अच्छे कानूनों का ही एक किताब चाहिए। एक और भी होना चाहिए, हमारे यहाँ घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी का अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, सोना तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, चंदन तस्करी का अलग कानून। इतने कानून इतने कानून इतने कानून की कई बार तो जज और वकील भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इतने कानून है। वो बेचारा एफआईआर दर्ज करने वाला जो कांस्टेबल है, जो 10वीं पास है या 12वीं पास, उसको कैसे पता रहेगा कि कौन सी धारा लगाऊं कौन सी छोड़ूं, कौन सा कानून लगाऊं कौन सा छोड़ूं। हमें जैसे हमने 40 तरीके के टैक्स को मिला के 1 नेशन 1 टैक्स किया, ऐसे 40 तरीके का जो करप्शन और क्राइम का कानून है उसको मर्ज करके 1 नेशन 1 पिनल कोड चाहिए, जैसे अमेरिका का है। सारे कानून एक में, सारा एक में। उसका फायदा ये होगा, ये एक किताब रहेगी थाने में। अल्टीमेटली थाने में जो कांस्टेबल है वो 10वीं पास होता है, जो थानेदार है वो ग्रेजुएट होते हैं, तो उनके लिए आसान रहेगा।
वो एक किताब पढ़ लेंगे, उनको पता हो जाएगा। हम और आप अगर एफआईआर दर्ज कराने जाएंगे तो ढंग से एफआईआर दर्ज कर देगा, क्योंकि न्याय की शुरुआत थाने से होती है। अगर एफआईआर ठीक से दर्ज नहीं हुआ तो बाद में सजा कैसे होगी? तो सवाल यह है कि ये हो क्यों नहीं रहा है? हो इसलिए नहीं रहा, हमने ढंग से आवाज ही नहीं उठाई, संवाद नहीं किया, चर्चा नहीं किया। अगर हमने चर्चा किया होता तो थोड़ा पहले भी काम हो गया होता। पहले की सरकारों ने नहीं किया, शायद उसका एक बड़ा कारण यह था हमने कभी डिमांड नहीं किया। एक बात याद रखिए, नाई की सोच अगर बहुत अच्छी हो लेकिन उसका उस्तरा ठीक ना हो, अच्छा बाल काट सकता है क्या? जोर से बोलिए जरा। ड्राइवर की सोच बहुत अच्छी हो, गाड़ी लेकिन खराब हो, यात्रा सुरक्षित हो सकती है क्या? डॉक्टर की सोच बहुत अच्छी हो, ईमानदार डॉक्टर हो, बीमारी को ठीक भी करना चाहता हो, लेकिन दवा घटिया हो, बीमारी ठीक हो सकती है क्या? वैसे ही शासक की सोच कितनी ही अच्छी हो, शासक कितना ही ईमानदार हो, शासक कितना ही राष्ट्रभक्त हो, जब तक दवा यानी कानून वो नहीं अच्छा होगा तब तक समस्याओं का समाधान और इसमें कोई बहुत ज्यादा लागत नहीं आनी है। एयरपोर्ट बनाने में 10,000 करोड़ रुपए खर्च होता है और 1 करोड़ लोगों को फायदा होता है। एक अच्छा एयरपोर्ट बनाने में 20,000 करोड़ के आसपास खर्च होता है, 25,000 करोड़ रुपए खर्च होता है, तब जाके 1 करोड़ लोगों को फायदा होता है। कानून निःशुल्क बन सकता है, फ्री में बन सकता है और पूरे देश को उसका फायदा होगा, यह मैं कहना चाहता हूं। इसके लिए जरूरी है पाखंडियों को पहचानिए। कैसे पहचानिए? नहीं, पाखंडियों को पहचानिए उनके क्रियाकलाप से। कैसे पहचानिए? एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। एक आंदोलन हुआ था 10 साल पहले। किसके खिलाफ हुआ था आंदोलन? जरा जोर से बोलिए, किसके खिलाफ? उसके बाद पार्टी बनी किसके खिलाफ? उसके बाद सरकार बनी किसके खिलाफ? भ्रष्टाचार के। नाम मत लीजिए, काहे लिए नाम लेना। और एक व्यक्ति भ्रष्टाचार खत्म करते करते 3 बार मुख्यमंत्री हो गया। कभी दिल्ली की विधानसभा में भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। कभी दिल्ली की विधानसभा में घूसखोरी पे चर्चा हुई? कभी दिल्ली विधानसभा में मिलावटखोरी पे चर्चा हुई? कभी दिल्ली विधानसभा में कालाबाजारी पे चर्चा हुई? कभी दिल्ली विधानसभा में मुनाफाखोरी पे चर्चा हुई? कभी दिल्ली विधानसभा में नशा तस्करी पे चर्चा हुई? मानव तस्करी पे चर्चा हुई? बस वो बातों से ही भ्रष्टाचार खत्म कर रहा है, केवल बातों से कर रहा है। और उस व्यक्ति ने दिल्ली का सत्यानाश कैसे किया वो आपको बताता हूं। 50 वार्ड में एक भी शराब की दुकान नहीं थी पहले। दिल्ली के 50 वार्ड में एक भी शराब की दुकान नहीं थी। उसने मुफ्तखोरी का वादा किया। दिल्ली के पास पैसा नहीं, दिल्ली के ऊपर पहले ही 55,000 करोड़ का कर्जा, पैसा है नहीं, वादा कर दिया, सरकार बन गई तो करे क्या? किसी भी राज्य के लिए बड़ा आसान होता है शराब के ठेके खोलना। 50 वार्ड में एक भी शराब की दुकान नहीं थी, वहां 3-3 दुकानें उसने खुलवा दिया। आज की डेट में जहां दिल्ली में टोटल पहले 300 ठेके थे, लगभग 900 ठेकों का लाइसेंस जारी हो चुका है, 3 गुना। उस शराब का दुष्परिणाम क्या है? छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, गरीब की गरीबी बढ़ रही है। जो 300 रुपए 400 रुपए कमाता था रिक्शा वाला और 400 रुपए घर लेके आता था, उसको रास्ते में ठेका नजर आता है। रास्ते में ठेका नजर आता है तो 400 कमाया, 200 वहीं दे के आया।
और ये बहुत सारी सरकारों ने किया। पैसा होता नहीं है, वादा कर देते हैं कुछ न कुछ और बाद में उसकी भरपाई के लिए ठेका खुलवा देते हैं। उस ठेके का दुष्परिणाम किसके ऊपर आता है बताइए जरा? पब्लिक के। और ये संविधान का आर्टिकल 47 कहता है कि भारत नशा मुक्त और शराब मुक्त होना चाहिए। भारत नशा मुक्त और, तो संविधान की बात भी करते हैं, ईमानदारी की बात भी करते हैं, ठेका भी खुलवाते हैं, संविधान की शपथ भी लेते हैं, कहते हैं संविधान को फॉलो भी करूंगा। इससे बड़ा पाखंड हो सकता है क्या? एक दूसरा संविधान की बात करने वाला, सुबह से लेकर संविधान खतरे में है, हम संविधान बचाएंगे, ठीक है, संविधान को ये है वो भी है। इस संविधान का आर्टिकल 351 कहता है इस देश के सभी नागरिकों को हिंदी और संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए। कभी चर्चा हुई? संसद में किसी ने उठाया? संविधान की बात करने वालों की बात कर रहा हूं, कभी उठाया उन्होंने? कभी उन्होंने समाज, जो गरीबी की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, कभी उन्होंने समान शिक्षा का मुद्दा उठाया? संविधान की बात करने वालों ने कभी समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाया? ये संविधान का शेड्यूल 7 लिस्ट 3 एंट्री नंबर 20A कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। ये संविधान कहता है। अब जनसंख्या नियंत्रण की बात करने वाले कम्युनल कहलाते हैं, जनसंख्या विस्फोट का समर्थन करने वाले सेकुलर कहलाते हैं। पाखंड देखिए, जो जनसंख्या नियंत्रण की बात करे बोले तो कम्युनल है। और मक्कारी कैसे कैसे हुई है। भारत का पूरा आंदोलन वंदे मातरम भारत माता की जय से हुआ था। पूरा का पूरा आंदोलन वंदे मातरम भारत माता की जय से हुआ। अंग्रेज यहां पे राष्ट्रगान बनाना चाहते थे, गॉड सेव क्वीन। जैसे ही उन्होंने गॉड सेव क्वीन बनाया, बंकिम चंद्र चटर्जी ने 24 घंटे के अंदर वंदे मातरम कविता लिख दिया। और लोग सड़कों पे उतर आए, हमें गॉड सेव क्वीन नहीं चाहिए, हम वंदे मातरम, हमारा यही राष्ट्रगान होगा। पूरा का पूरा मूवमेंट वंदे मातरम से चला। अंग्रेजों ने वंदे मातरम को बैन कर दिया। वंदे मातरम को बोलने पे उन्होंने जेल में ठूसना शुरू कर दिया। पूरा संविधान बन गया। एक विषय बचा हुआ था कि भारत का राष्ट्रगान क्या होगा। 26 जनवरी हम लोग मनाते हैं, उसके ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी को संविधान सभा की एक स्पेशल बैठक बुलाई गई और यह हुआ, भाई देखो पूरा संविधान बन चुका है, एक मैटर रह गया है, हम चाहते हैं इस पे वोटिंग ना हो, सर्वसम्मति से इसका फैसला कर लिया जाए। क्योंकि संविधान जब बन रहा था तो बहुत सारे मुद्दों पर वोटिंग भी हुई थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना था जब पूरे संविधान बन चुका है, एक मुद्दा है, इसको तो कम से कम सबकी सहमति से कर लेते हैं। तो वह क्या होना चाहिए? बोले उसमें पूछने वाली बात क्या है, वंदे मातरम होना चाहिए। वंदे मातरम चल रहा है, लाहौर में वंदे मातरम के नाम से अखबार निकल रहा है, राम प्रसाद बिस्मिल ने वंदे मातरम के नाम से गजल लिखी है, जो पहला वाला भारत का झंडा डिजाइन हुआ उसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था। वंदे मातरम के नाम से गीत लिखे थे, वंदे मातरम के नाम कविता लिखी थी, वंदे मातरम के नाम से गजल लिखी थी, वंदे मातरम के नाम से एक मूवी बनाई गई थी, वंदे मातरम के नाम से नाटक लिखा गया, वंदे मातरम के नाम से अखबार चल रहा था, वंदे मातरम के नाम से पत्रिका चल रही थी। लेकिन सेकुलर कीड़ा कुछ लोगों को काटा। आज के सेकुलर के दादा को, दादा कहेंगे नाना कहेंगे जो भी, उनको सेकुलर कीड़ा काटा। उन्होंने बोला जनगण मन होना चाहिए और बोले जनगण मन होना चाहिए। बोले क्या बात कर रहे हो? जिन्होंने जनगण मन लिखा है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ये तो खुद ही वंदे मातरम गाते हैं। कांग्रेस का पहला 5 अधिवेशन वंदे मातरम गा के ही हुआ था। जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता था
तो शुरुआत में वंदे मातरम ही गाया जाता था, और 5 में से 2 बार तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया था। तो बोला कि कैसे? बोले नहीं, इसके बाद की लाइन में ये आ रहा है, वो आ रहा है। फिर बीच का रास्ता निकाला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बोले ठीक है, काम करो, जनगण मन भी होगा और वंदे मातरम, उन्होंने बोला दोनों को बराबर सम्मान मिलेगा। तो टेक्निकली भारत के 2 राष्ट्रगान हैं, टेक्निकली जनगण मन और वंदे मातरम। लेकिन मक्कारी हुई 1973 में, जब नेशनल ऑनर एक्ट बनाया गया तो जनगण मन के लिए तो प्रोटोकॉल हो गया, इतने सेकंड में गाया जाएगा, खड़े होके गाया जाएगा, स्कूल में गाया जाएगा, कॉलेज में गाया जाएगा, जो नहीं गाएगा उसको सजा होगी, सब हो गया। लेकिन वंदे मातरम को छोड़ दिया उसमें से। मैंने एक PIL फाइल किया है कि जनगण मन को वही सम्मान मिलना चाहिए जो, वंदे मातरम को वही सम्मान मिलना चाहिए जो, और सरकार ने कमेटी बैठा दिया है, गृह मंत्रालय ने कमेटी बैठाई है, कमेटी उस पर फ्रेम वगैरह कर रही है। आशा है कि वो जो नेशनल ऑनर एक्ट बनाया गया 1973 में, बहुत जल्दी वो अमेंड होगा और वंदे मातरम के लिए भी एक धुन फिक्स हो जाएगी, उसका टाइमिंग फिक्स हो जाएगा, खड़े होने पे गाना फिक्स हो जाएगा, उसकी इंसल्ट करने पे सजा मिलेगी जैसे जनगण मन पे सजा मिलती है। हमें आपको, हमारे आपकी संस्कृति को नष्ट करने के लिए जितना काम मुगलों ने किया था तलवार के दम पे, उतना ही काम अंग्रेजों ने किया था कानून बना के। अंग्रेजों और मुगलों में केवल इतना ही अंतर था, उन्होंने वो तलवार के दम पे काम करते थे, वो कानून बना के करते थे। अब आप समझदार हैं, ये प्रबुद्ध परिषद की बैठक है, इसलिए मैंने आगे वाला छोड़ दिया। सामान्य बैठक होती तो मैं बताता कि कांग्रेस ने भी वही काम किया। और वही काम नहीं किया, कुछ काम तो उन्होंने मुगलों से भी खतरनाक किया। अ- 1857 में जो मंगल पांडे जी की क्रांति हुई थी, मात्र 15 दिन के अंदर क्रांति हुई मेरठ में। मात्र 15 दिन के अंदर लाहौर, ढाका, चटगांव, बंगाल, कन्याकुमारी, कश्मीर पूरी फैल गई थी। उस समय ट्रेन नहीं थी, मर्सिडीज जैसी फास्ट कार नहीं थी, ट्विटर फेसबुक नहीं था, कुछ नहीं था। आप बताइए कि 1857 की क्रांति 15 दिन के अंदर 4000-5000 किलोमीटर तक पहुंची कैसे? हिमालय क्रॉस करके लाहौर कैसे पहुंच गई? हमारे मठ मंदिर केवल हमारे धार्मिक स्थान नहीं थे, मठ मंदिर हमारे धार्मिक स्थान थे, हमारे सांस्कृतिक स्थान थे और हमारे संचार के भी स्थान थे। अंग्रेजों ने दिमाग लगाया, बोले अगर ये क्रांति का बीज 15 दिन के अंदर पूरे देश में फैला सकते हैं मठ मंदिर, तो आने वाले टाइम में ये मठ मंदिर हमें उखाड़ के फेंकेंगे। अब इन मठ मंदिरों का कुछ करना पड़ेगा। 1861 में उन्होंने पुलिस एक्ट बनाया लाठियों से पीटने के लिए हम लोगों को। आज वो कानून आज भी चल रहा है, अभी बदला नहीं गया। 1863 में उसने एक कानून बनाया, रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट, और वो कानून बना के उसने भारत के मठ मंदिरों को अपने कब्जे में ले लिया। कौन कहे आजादी के बाद उस कानून को खत्म करने को? हमारी सरकारों ने और भी कानून बना दिया। अंग्रेजों ने मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 2 कानून बनाया था, आजादी के बाद राज्य सरकारों ने 33 कानून और बना दिए। आज की डेट में 35 कानून चल रहे हैं मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए।
मजार, दरगाह, मस्जिद और चर्च के लिए एक भी कानून नहीं चल रहा है। मठ मंदिरों के लिए 35 कानून चल रहे हैं। मुंबई का सिद्धि विनायक सरकार के कंट्रोल में है, बगल में हाजी अली की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। पुष्कर जी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, अजमेर शरीफ की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। जम्मू कश्मीर का वैष्णो देवी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में, हजरत बल की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। दिल्ली का कालका जी मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, जामा मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है। आज की डेट में 4 लाख मठ मंदिर सरकारों के कंट्रोल में है। कितने? एक भी मजार, एक भी दरगाह, एक भी मस्जिद, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है। मठ मंदिरों के 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकारों ने कब्जा किया हुआ है। किसी दरगाह, मस्जिद, चर्च की 1 रुपए की प्रॉपर्टी पे सरकार का कब्जा नहीं है। मैंने उन 35 कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। और मैंने सुप्रीम कोर्ट को प्रस्ताव दिया है, ये 35 कानून खत्म करिए। जहां 4 लाख मठ मंदिर है, हम हर मंदिर के पास एक गौशाला खोलेंगे, हमारी 4 लाख नई गौशाला बन जाएगी। अगर ये 4 लाख मठ मंदिर हमारे पास आ जाएं तो 4 लाख नए गुरुकुल बना सकते हैं, 4 लाख नए आयुर्वेदशाला बन सकती है, 4 लाख नई गौशाला बन सकती है, 4 लाख नए बारात घर बन सकते हैं, 4 लाख नए वहां पे वैद्य बैठ सकते हैं। मठ मंदिर हमारे पहले भी कल्चरल सेंटर थे, रिलीजियस सेंटर थे और कम्युनिकेशन के सेंटर थे। आज दोबारा वो बन सकते हैं। पावर सेंटर थे, एग्जैक्टली पावर सेंटर थे मठ मंदिर हमारे। लेकिन संविधान की बात करने वाले, भारत की बात करने वाले, भारत को जोड़ने की बात करने वाले कभी ये नहीं कहते ये हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन क्यों बनाया हुआ है। हिंदुस्तान में अगर हिंदू सेकंड क्लास सिटीजन रहेगा तो क्या पाकिस्तान में उसको इज्जत मिलेगी? अब देखिए, पाकिस्तान के हिंदू भी धर्मांतरण से परेशान हैं और भारत के भी हिंदू, पाकिस्तान के हिंदू समान धार्मिक अधिकार की मांग कर रहे हैं, भारत के हिंदू भी समान धार्मिक अधिकार मांग रहे हैं। पाकिस्तान के हिंदू समान नागरिक अधिकार मांग रहे हैं, हिंदुस्तान के हिंदू भी समान नागरिक अधिकार मांग रहे हैं। सेम कंडीशन। क्यों नहीं इन पे संसद में चर्चा हुई? क्योंकि हमने चर्चा नहीं किया। हमें क्यों नहीं पता है? क्योंकि संसद में चर्चा नहीं हुई। हमें वही ज्ञान होता है ना जो संसद में चर्चा होती है, विधानसभा में चर्चा होती है, अखबारों में चर्चा होती है। अखबार में 90% तो प्रॉब्लम होती है, चोरी हो गई, लूट हो गई, झपटमारी हो गई, या नेताओं के बयान होते हैं। ऐसे विषयों पर अखबार में कोई आर्टिकल आता नहीं, लेख आता नहीं, आता भी तो एक पढ़ने का आता भी तो हम लोग पढ़ नहीं पाते। कभी चर्चा तो होनी चाहिए थी ना कि दुनिया में अरे हिंदुओं को कोई एक देश मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। एक देश तो मिलना चाहिए ना, एक तो मिलना चाहिए। हिंदुओं को एक देश मिलना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। या हमें सेकंड क्लास सिटीजन बन के रहना चाहिए? और पाप कैसे हुआ? पाप कैसे हुआ? 1991 में कानून बनाया गया। कानून का नाम रखा पूजा स्थल कानून। नाम से ऐसे लग रहा है पूजा स्थल के रखरखाव के लिए, यही है ना? नाम में पूजा है तो लग रहा होगा पूजा स्थल के लिए है कुछ। पूजा स्थल कानून बना के औरंगजेब के इल्लीगल काम को लीगलाइज कर दिया गया। गजनी के, गोरी के, मुगलों के सारे इल्लीगल कामों को लीगलाइज कर दिया गया। जो ढांचे हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ के बनाए गए थे, उन सारे के सारे मंदिरों को लीगलाइज कर दिया गया। ये बोला अब आप कोर्ट जा ही नहीं सकते। केवल एक उसमें मंदिर को छूट दिया था, अयोध्या को।
बोला केवल अयोध्या का मामला कोर्ट से हल होगा, दूसरे किसी मंदिर के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया और यह भी लिख दिया जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं वो स्वतः खत्म हो जाएंगे, यानी जज उस पर सुनवाई भी नहीं करेंगे। ऐसा काम तो मुगलों ने किया था जब हिंदुस्तान के लोगों को बोला था खबरदार घर के बाहर आवाज मत निकालना। सेम सिचुएशन है। मैंने उस कानून को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुनवाई हो रही है। आप ये बताओ, हमें कोर्ट जाने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं? हमें बराबर धार्मिक अधिकार होना चाहिए कि नहीं? हमें गजनी गोरी द्वारा तोड़े गए मंदिरों को मुक्त करने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं? अरे अगर आजाद होने के बाद हम तलवार के दम पे मुक्त नहीं करा रहे, हम बाकायदा एविडेंस देके कागज के साथ सबूत के साथ उसको कह रहे हैं कोर्ट में मुकदमा करो, दोनों पक्षों को सुनो और फिर फैसला करो। हमने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं हमारा है, हट जाओ अब हम इस पर कब्जा करें, हमने ऐसा भी नहीं कहा। कायदे से होना यही चाहिए था, कायदे से यही होना चाहिए था। लेकिन हमने कहा नहीं, आप काशी 12 ज्योतिर्लिंग है, मथुरा भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, भोजशाला सरस्वती जी का मंदिर है, भद्रकाली हमारा मंदिर है। ऐसे जो प्रमुख स्थान हैं, कम से कम जिन स्थानों का वर्णन वेद में है या पुराण में है या गीता में है या रामायण में है या भागवत में है, जिन स्थानों का वर्णन हमारे धार्मिक पुस्तकों में है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में है, उनको हमें लेने का अधिकार है कि नहीं? जिन धार्मिक स्थानों के रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया, याद रखिए जितने विवादित मंदिर हैं वो अपने आप नहीं गए हैं, पहले पूर्वजों का कत्ल हुआ है, पहले पूर्वजों को मारा गया है, तब जाके वहां कब्जा हुआ है। ऐसा नहीं कि वो आए और उन्होंने बोला ठीक है तुम ले लो हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ है। अयोध्या में भी 400 साल 500 साल पहले, कार सेवा तो बाद की बात है, जब अयोध्या पे बाबर आया कब्जा करने तब भी लोगों ने अपना बलिदान दिया। सोमनाथ तोड़ने आया तो भी लोगों ने उसको रोका, हार गए अलग बात है। मथुरा पे कब्जा होने लगा तो लोग रोका, मारे गए, हार गए, अलग बात है। हम अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाएंगे? हमारे पूर्वजों ने मंदिरों की रक्षा के लिए बलिदान कर दे दिया, अपने प्राण दे दिए, और हम अपनी मंदिरों को कलम की ताकत से अपने दिमाग को उपयोग करके अगर उतना भी उसको मुक्त नहीं कराएंगे तो हमें धिक्कार है, हमें धिक्कार है। उन्नीस 1991 वाले कानून से भी पेट नहीं भरा, अगले साल एक और कानून बना दिया 1992 में, उसको कहते हैं माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। टारगेट कुछ अलग था, काम कुछ अलग किया। उस एक कानून को बना के 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को बना के केवल मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को फायदा नहीं पहुंचाया बल्कि हिंदुओं को भी आपस में बांट दिया। सारे के सारे कानून जितने भी हैं उसमें जैन, बौद्ध और सिख भी हिंदू कहलाते हैं। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए अलग अलग कानून नहीं होता, सारे कानून हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए एक होता है। इन चारों को हिंदू माना गया है। लेकिन 92 में कांग्रेस की सरकार ने कानून बना के माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया। कौन अल्पसंख्यक है ये नहीं लिखा, कितने परसेंट वाला अल्पसंख्यक ये नहीं लिखा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को भी माइनॉरिटी बना दिया। एक ही तीर से दो निशान किया, उधर मुस्लिम्स को फायदा पहुंचाया, दूसरा हिंदुओं को आपस में बांट दिया। थोड़ा उसमें बेनिफिट दे दिया, स्कूल खोलने का लाभ, ये लाभ, वो लाभ। तो जो हिंदू हैं, जो जैन थे, उनको लगा थोड़ा बेनिफिट है, हम भी बेनिफिट उठा लें। धीरे 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 जब एक बार आदमी को फायदा मिलता है, कुछ फाइनेंशियल लाभ मिलता है, तो बोलता भाई ठीक है माइनॉरिटी, वो अपने आप को हिंदू क्यों मानेगा। मैं आप लोगों से पूछता हूं, सामान्य लोग, आप जरा सवाल सोचिए, माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है, कितने परसेंट वाला माइनॉरिटी ये नहीं है। और मैं वो सवाल पूछ रहा हूं जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में
सामने रखा हुआ है। यह भारत का संविधान अमेरिका वालों के लिए है या भारत के लिए? तो यह भारत का संविधान भारतीय भाषाओं के प्रमोशन के लिए है, विदेशी भाषाओं के? तो यह भारत का संविधान भारतीय रिलीजन की रक्षा के लिए है, भारतीय रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, विदेशी रिलीजन को? अगर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का कॉन्सेप्ट लाना ही है तो दुनिया में 1100 रिलीजन है, तो 1100 लोगों को माइनॉरिटी का दर्जा दे दो भाई, फिर 5 लोगों को क्यों दिया? आप मैं क्या समझ रहे हैं ना आप? अगर वास्तव में देना है तो केवल 25 करोड़ वाली जनसंख्या को माइनॉरिटी का दर्जा क्यों? यहूदियों को क्यों नहीं? बहाइयों को क्यों नहीं? चाइनीज को क्यों नहीं? जर्मन्स को क्यों नहीं? फ्रेंच को क्यों नहीं? चाइनीज भी भारत में रहते हैं, जर्मन भी भारत में रहते हैं, फ्रेंच भी भारत में रहते हैं, यहूदी भी भारत में रहते हैं, बहाई भी भारत में रहते हैं, फिर तो सबको माइनॉरिटी का दर्जा दो। लेकिन ना माइनॉरिटी डिफाइन किया, ना माइनॉरिटी आइडेंटिफाई करने की गाइडलाइन बनाई, और माइनॉरिटी कमीशन बना दिया, माइनॉरिटी फिर मिनिस्ट्री बना दिया। केंद्र भी हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, राज्य सरकारें हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही हैं, और जब मैं कह रहा हूं खर्च कर रहा हूं यानी आपके पैसे से खर्च हो रहा है, आपके पैसे से। लेकिन माइनॉरिटी को नहीं पता। मैंने उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। हमने कहा पहले तो माइनॉरिटी को डिफाइन करो और ये बताओ माइनॉरिटी किस लेवल पे आइडेंटिफाई होगी, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। दूसरा, किस रिलीजन को देना है, किसको नहीं देना है। अगर विदेशी रिलीजन को माइनॉरिटी का दर्जा देना है तो बहाइयों को क्यों नहीं दे रहे भाई? दिल्ली में तो लोटस टेम्पल बना हुआ है बहाइयों का ही हो, बेचारे बहाई रहते भी हैं, संख्या में कम है, उनको भी माइनॉरिटी दो। बहुत सारे जर्मन भी रहते हैं, बहुत सारे यहूदी भी रहते हैं, बहुत सारे और भी भारत में रहते हैं। 1100 रिलीजन में से 300 रिलीजन भारत में रहते हैं, तो सबको दो। और भाषा के आधार पे देना है तो दुनिया में 6500 भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भाषा के आधार पे 6500 लोगों को माइनॉरिटी बनाओ। ऐसे थोड़ी पिक एंड चूज वाला काम होगा। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। अभी 17 जनवरी को मैटर लगा था, मेरे समझ से साथ 30 मार्च को फिर आएगा मैटर। इससे भी पेट नहीं भरा। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की, बोलो कौशल्या माता की। इससे भी पेट नहीं भरा। अगले साल 1995 में एक और कानून बनाया, उसको कहते हैं वक्फ एक्ट। उसको कहते हैं वक्फ एक्ट। भाई साहब ताली क्यों बजा रहे हैं? बहुत अच्छा कानून है क्या? इतना घटिया कानून पाकिस्तान में भी नहीं है, बांग्लादेश में भी नहीं है, अरब में भी नहीं है। वैसे अरब में मजार भी नहीं है, अरब में दरगाह भी नहीं है, अरब में पक्का कब्रिस्तान भी नहीं है। ये 3 बातें मैं आपको बता रहा हूं। अरब में एक भी मजार नहीं है। पूरे अरब, अरब का मतलब दुबई, कुवैत, बहरीन, जितने भी इस्लामिक कंट्री है, एक भी मजार नहीं, एक भी दरगाह नहीं, और एक पक्का कब्रिस्तान है, वो मोहम्मद साहब का है। वहां के शेख जो सोने की प्लेट में खाते हैं, सोने के चम्मच से खाते हैं, उनकी कब्र भी पक्की नहीं होती, क्योंकि पक्का कब्रिस्तान हराम है, मजार हराम है, दरगाह हराम है, पक्का कब्रिस्तान हराम है। इसलिए इस्लामिक कंट्रीज में एक भी न मजार होती है, न दरगाह होती है, न पक्का कब्रिस्तान होता है। यहाँ तो हमारे आपके पैसे से पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है। यूपी में तो इसके पहले वाली समाजवादी सरकार ने जनता के टैक्स के पैसे से कब्रिस्तान पे 6-6 फीट की बाउंड्री बना दिया था। हाँ। एक बात बताइए,
जैसा वक्फ कानून है ऐसा दुनिया में किसी के लिए नहीं है। भारत में हिंदुओं के लिए वक्फ बोर्ड जैसा कोई सिस्टम नहीं है। हिंदू बोर्ड नहीं है, जैन बोर्ड नहीं है, बौद्ध बोर्ड नहीं है, सिख बोर्ड नहीं है, क्रिश्चियन बोर्ड भी नहीं है, पारसी बोर्ड भी नहीं है, लेकिन मुस्लिम्स के लिए वक्फ बोर्ड है। और कैसा वक्फ बोर्ड? शक्तियां उसकी देखिए। यहां आपका जो बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट होगा कितना किलोमीटर होगा यहां से? 100 किलोमीटर। नहीं, मतलब लास्ट एरिया, आपका लास्ट जिला झारखंड का 300 किलोमीटर होगा, 400 किलोमीटर ऐसे हो। शक्तियां ऐसी दिया है कि आपके झबुआ में, अगर झबुआ में वक्फ बोर्ड किसी को नोटिस भेज दे कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो वो झबुआ का व्यक्ति झबुआ की कोर्ट में जाके उस नोटिस को चैलेंज नहीं कर सकता। उसको भोपाल जाना पड़ेगा, जो लगभग 600-700 किलोमीटर दूर है। एक दलित, एक आदिवासी जो पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहा है, जिसने कभी थाना नहीं देखा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं देखी, वो झबुआ का आदिवासी भोपाल में जाके नोटिस का जवाब दे पाएगा क्या? उसके पास इतना पैसा है, कोई वकील इंगेज कर पाएगा क्या? और उसके पास कागज भी नहीं है, वो रह रहा है, बस रह रहा है, आदिवासी है, अपना रह रहा है, एक दो कागज है भी तो क्या हुआ? और किस बोर्ड के सामने जाना है? वक्फ बोर्ड, जिसमें 7 मेंबर 7 के सातों मुस्लिम, जिसमें 7 के सातों मुस्लिम, उस बोर्ड के सामने जवाब देना है। इतना पावरफुल वक्फ बोर्ड है कि अगर सुप्रीम कोर्ट पे वक्फ बोर्ड नोटिस भेज दे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार 30,000 ही नहीं जा सकते, 30,000 कोर्ट नहीं जाएंगे, उनको अमानुल्लाह खां के वक्फ बोर्ड के सामने जाके पेश होना पड़ेगा। अगर मेरठ, मुजफ्फरनगर, जो लखनऊ से 700 किलोमीटर दूर है, वहां अगर किसी को नोटिस भेज दे वक्फ बोर्ड कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, खाली करो, तो वो बेचारा मेरठ की कोर्ट में नहीं जा सकता, मुजफ्फरनगर की कोर्ट में नहीं जा सकता, 10-15 किलोमीटर दूर उसको लखनऊ जाना पड़ेगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड के ऑफिस केवल राजधानियों में है। हर राजधानी में एक वक्फ बोर्ड होता है, उसका ऑफिस राजधानी में होता है। इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है? चलो, झबुआ में मान लो किसी दलित के घर पे नोटिस भेज दिया, तो कैसे कोशिश करके बेचारा भोपाल तक जाएगा। मेरठ में किसी के घर पे नोटिस भेज दिया तो कैसे कोशिश करके लखनऊ तक जाएगा। लेकिन बगल में जो ऊसर जमीन है, जो बंजर जमीन है, जो चारागाह जमीन है, जो खेल का मैदान है, उस पे जब नोटिस भेजेगा तो कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा बताइए? कोई नहीं लड़ेगा। जब कोई नहीं लड़ा तो नोटिस में लिखा हुआ है अगर 3 महीने के अंदर जवाब नहीं दिया तो ये मान लिया जाएगा ये वक्फ प्रॉपर्टी है। समझे आप? अच्छा, सांसद जी बता रहे हैं यहां भी हो रहा है। अब आप सोचिए कितना इस संसद में बैठे हुए सांसदों ने, जिनको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, फ्री रेल टिकट, फ्री एयर टिकट, सब कुछ देश की सेवा करने के लिए मिलता है, भारत माता की सेवा करने के लिए मिलता है, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए मिलता है, संविधान को फॉलो करने के लिए मिलता है, कैसे कैसे उन्होंने महापाप किए, कैसे कैसे महापाप किए। और वो किस लिए किए? उनको पता ये सारे बटे हुए, ये वोट देते समय केवल जाति देखेंगे बस, और कुछ नहीं देखेंगे। उनको पता है कि ये जनता दल गुलाम है, उनको पता है ये जनता पार्टियों की गुलाम है, ये देश की भक्त नहीं है, ये पार्टी भक्त है, ये दल भक्त है, इसलिए इनको बांट के रखो। आप बताइए, ऐसा कानून हिंदुस्तान में हिंदुओं को 3rd क्लास का सिटीजन बना दिया,
हमारी जमीन पे आएगा, मान लो मैं मेरठ में रहता हूं तो मैं तो लखनऊ तक जाके लड़ूंगा, लेकिन मेरे बगल में जो जमीन है, जो पार्क है, चारागाह है, गोचर जमीन है, खेल का मैदान, उसके लिए मैं क्यों लड़ूंगा? इतना मेरे पास टाइम कहां है? और अगर 3 महीने तक नोटिस का जवाब नहीं दिया तो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। इस्लाम शुरू हुआ 6वीं शताब्दी में। तमिलनाडु का एक गांव जो है 2000 साल पुराना, वो प्रॉपर्टी हो गया। अभी दोबारा फिर एक केस आया मेरे पास। तमिलनाडु के एच राजा साहब हैं, जो बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर भी हैं। अभी उन्होंने कल परसों मुझे फोन करके बोला, एक जगह फिर से 70 एकड़ जमीन उन्होंने कब्जा कर लिया। उन्होंने नोटिस भेज दिया। अच्छा, वो नोटिस ऐसा चुपचाप भेजते हैं कि लोग पता भी नहीं चलता नोटिस भी आई, और 3 महीने का टाइम पूरा हो गया, बोले जी टाइम तो पूरा हो गया, तूने किसी का जवाब नहीं आया तो हो गई वक्फ प्रॉपर्टी। उस घटिया कानून को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। सुनिए भैया, अगर कानून बनाते समय इतनी आवाज उठा दिया होता तो कानून खत्म करने की इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी होती। इससे बाद भी पेट नहीं भरा, सुनते जाइए जरा। संसदीय महापापों को सुनना है, सारे बुद्धिजीवी सुनिए कैसे कैसे पाप हुए। 2009 में एक राइट टू एजुकेशन एक्ट बना, जिसको कहते हैं शिक्षा अधिकार कानून। जब वो राइट टू एजुकेशन एक्ट बना तो उसमें 8वीं तक के देश के सारे स्कूल उसमें शामिल थे। जो भी स्कूल 8वीं तक है, जिस स्कूल में लोग 14 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे, उन सब के ऊपर राइट टू एजुकेशन लागू होगा। सबके ऊपर लागू होगा मतलब वहां किताब क्या पढ़ाई जा रही है सरकार तय करेगी, उस स्कूल की ऑडिट भी करेगी, पढ़ाने वाला कौन है उसको भी देखेगी, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसको भी देखेगी। राइट टू एजुकेशन में रहेगी तो जो शिक्षा अधिकारी होता है जिले का, वो अपना वहां व्यवस्था देखेगा। 2009 में कानून बना। 2012 में जमीयत उलमा हिंद और पर्सनल लॉ बोर्ड मिलता है भारत जोड़ो आंदोलन के मुखिया से। गूगल कर लीजिएगा, गूगल करिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। रात में बैठक होती है 2012 में भारत जोड़ो आंदोलन के मुखिया के साथ। पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, तुरंत वहां पे एक बिल लाया जाता है और मदरसों को उस कानून के दायरे से बाहर निकाल दिया जाता है। बैलेंस करने के लिए गुरुकुल को भी बाहर निकाल दिया। गुरुकुल कितने सबको पता है। और वैसे भी गुरुकुल की जो किताब है वो कोई चोरी छिपे नहीं है। गुरुकुल में वेद पुराण पढ़ाया जाता है, आप उसको कहीं भी जाके देख सकते हैं। मैं आप बुद्धिजीवियों से पूछता हूं, आज तक आपने मदरसे की किताब कभी देखी? आपको मैं कह रहा हूं, आप किसी पब्लिशर के पास जाओ, बड़ी से बड़ी किताब की दुकान पे जाओ, बोलो हमें मदरसे वाली किताब दिखा दो, आपको दे ही नहीं सकता हूं। ना अमेजॉन पे है, ना फ्लिपकार्ट पे है, ना किसी पब्लिशर का, कहीं नहीं है। वो कौन सी किताब पढ़ा रहे भगवान जाने। और सिस्टम क्या रखा हुआ है, किसी मदरसे के पास एक दो दिन जाकर आप देखिएगा, ना मदरसे में बच्चे थैला लेके आते हैं ना थैला लेके जाते हैं, खाली आते हैं खाली जाते हैं। उनको वहीं किताब दी जाती पढ़ने के लिए और वहीं रख ली जाती है। इसलिए मीडिया के बंधु भी आजकल मीडिया वालों को भी नहीं पता चला मदरसे में पढ़ाया क्या जाता है। जो खोजी लोग हैं उनको भी नहीं पता। आप ये बताओ, पूरी दुनिया में कोई एक देश बताइए जहां मदरसा है और वहां शांति है। पूरी दुनिया में एक देश बताइए जहां मदरसा हो वहां शांति हो, मुझे कोई एक देश बताइए। अगर वो राइट टू एजुकेशन रहता तो कम से कम बीएसए, जो यहां अलग कुछ कहते होंगे, उधर तो बीएसए कहते हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी बोलते हैं, वो जाते, वो देखते। अभी अध्यापकों के लिए टेट लागू हो गया ना, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो मदरसा के टीचरों के लिए भी लागू होता तो टेट क्वालिफाइड लोग मदरसे में आते। और हम कहते हैं भी मदरसा अलग अलग क्यों?
करना था समान शिक्षा। कौन कहे समान शिक्षा पे चर्चा करने की? मदरसे को बाहर निकाल दिया। इस देश में क्या छिपा हुआ है कि कहां क्या सिखाया जा रहा है? कहीं छिपा हुआ है क्या? तो यह विश्वासघात हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन मैंने कहा ना, इतनी दल गुलामी है, इतनी पार्टियों की गुलामी है, इतनी नेता भक्ति है, हम बटे हुए हैं, हम बटे हुए हैं, अपना हमने आपा खो दिया है। अच्छे और बुरे में सोचते हैं ये पार्टी का है कि पार्टी के खिलाफ है। अगर आप अच्छी बात कहने में डरते हैं तो आप देशभक्त नहीं बल्कि आप दल गुलाम हैं। अच्छी बात कहने में अगर आप डरते हैं तो आप वास्तव में राष्ट्रभक्त नहीं बल्कि पार्टी भक्त हैं आप। अरे देखते देखते 9 राज्यों से हिंदू खत्म हो गए। एक मेरी पीआईएल अलग से चल रही है। अब आप जरा देखिए कैसा खेल चल रहा है। लद्दाख में हिंदू केवल 1% है। कितना? लेकिन उसको माइनॉरिटी नहीं कहते, उसको मेजॉरिटी कहते। लक्षद्वीप में हिंदू केवल 2% है, वो माइनॉरिटी नहीं कहलाता, वो मेजॉरिटी कहलाता है। जो 97% वहां पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, वो माइनॉरिटी कहलाती है। मिजोरम में हिंदू केवल 2% है, उनको माइनॉरिटी नहीं कहते। कश्मीर में हिंदू केवल 2%, उनको माइनॉरिटी नहीं कहते। मेघालय में हिंदू केवल 11% है, उसको माइनॉरिटी नहीं कहते। नागालैंड में हिंदू केवल 8% है, उसको माइनॉरिटी नहीं कहते। देखते देखते 75 साल में हिंदुस्तान से 9 राज्यों से हिंदुओं का सफाया हो गया और हम आज भी पार्टियों से ऊपर उठ ही नहीं पड़ रहे। कुछ नहीं आपको पार्टियां देने वाली हैं। देख रहिए, कश्मीर में जब नरसंहार हुआ था 1990 में, वो लोग पार्टियों को वोट देते थे कि नहीं? जरा जोर से बोलिए। कोई पार्टी कोई नेता बचाने आया 1990 में? अभी इस चुनाव के पहले 2021-22 में बंगाल में चुनाव हुआ। बंगाल से लोग अपना घर छोड़ के भागे कि नहीं भागे? आया कोई बचाने? याद रखिए, सुधर जाइए, संभल जाइए, पार्टी से ऊपर उठिए। नहीं, जो हाल आपका कश्मीर में हुआ था वही हाल आपका केरल में होगा, जो हाल आपका बंगाल में हुआ था वही हाल आपका बिहार में होगा। और बात हिंदू या मुस्लिम की नहीं है, बात संस्कृति की है। गंधार, दुर्योधन का ननिहाल, धृतराष्ट्र की ससुराल। जब वो गंधार था तो वहां नारी तू नारायणी थी। ध्यान रखिएगा, जब वो गंधार था तो नारी तू, जब वो गंधार था तो वहां वसुधैव कुटुंबकम था, जब वो गंधार था तो वहां सर्वधर्म संभाव था। लेकिन जब वो अफगानिस्तान बन गया तो न तू नारी तू नारायणी है, न वसुधैव कुटुंबकम है, न सर्वधर्म संभाव है, और अभी तो बेटियों को स्कूल जाने से भी रोक दिया। रोका नहीं रोका अफगानिस्तान में? और याद रखिएगा, 1805 में अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पंडित नंदराम टिक्कू थे। 1805 में अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पंडित नंदराम टिक्कू थे, जो कश्मीरी ब्राह्मण थे। और 1860 में वहां शरिया लग गया था। और अभी थोड़े बहुत जो बचे हुए थे सिख, वो भी बेचारे अपना गुरु ग्रंथ साहिब लेके वहां से चले आए, सब कुछ छोड़ के आए। कुछ ला पाए क्या वहां से? मैं यहां तो सारे राष्ट्रभक्त बैठे हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत दूर तक जाएगा, तो मैं दल गुलामों को बताना चाहता हूं। दल गुलाम अच्छी तरीके याद रखें। मनमोहन सिंह जी अपना कुछ नहीं लाए थे, नंगे पांव आए थे, केवल पैजामा और बनियान पहन के आए थे। आडवाणी जी बहुत बड़े परिवार के थे, बिजनेस था उनका, कुछ नहीं ला पाए थे, सब कुछ छोड़ के आना पड़ा था। जेठमलानी जी कुछ नहीं ला पाए, सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा। मिल्खा सिंह कुछ नहीं ला पाए थे, सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा था। मोहिंदर अमरनाथ कुछ नहीं ला पाए थे, सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा था।
खुशवंत सिंह सब कुछ छोड़ के भागे थे, सुनील दत्त सब कुछ छोड़ के भागे थे, पृथ्वीराज कपूर सब कुछ छोड़ के भागे थे। और इतनी लंबी बात क्यों करना, 47 की बात क्यों करना, 1990 में भी कश्मीर सब कुछ छोड़ के भागे थे, और 2022 में बंगाल के मुर्शिदाबाद से भी सब कुछ छोड़ के भागे थे। ये बात पार्टियों की नहीं है, बात है एक सांस्कृतिक युद्ध की, बात है कल्चरल वॉर की। और ये कल्चरल वॉर आज से नहीं चल रहा है, ये 1400 साल से नहीं चल रहा है, ये 2000 साल से नहीं चल रहा है, आदिकाल से चल रहा है। विष्णु पुराण पढ़िए, विष्णु पुराण नहीं पढ़ सकते, विष्णु पुराण धारावाहिक देखिए। बी.आर. चोपड़ा ने महाभारत के बाद विष्णु पुराण धारावाहिक बनाया था, 40 या 45 एपिसोड का, एक बार देखिए जरूर। उससे आपको पता चलेगा आतंकवाद और मजहबी उन्माद आज से नहीं है, बहुत पहले से थे। स्वरूप बदला है, पहले देव दानव लड़ते थे, मानव राक्षस लड़ते थे, अब उसने मजहब का रूप ले लिया। लड़ाई पहले भी थी, लड़ाई, लेकिन हम लोगों के साथ जो समस्या पहले थी वो समस्या आज भी है। पहले भी जब दानव अटैक करते थे तो हे प्रभु बचाओ, हे प्रभु बचाओ, हे प्रभु बचाओ, होता था नहीं होता था? इंद्र कह रहे जी हमारी जाने वाला प्रभु विष्णु भगवान को, प्रभु प्रकट हो हमें बचाओ। 10-12 अवतार भी हुआ, इसीलिए हुआ। लेकिन हम कब तक प्रभु बचाओ, कब तक प्रभु बचाओ, कब तक प्रधानमंत्री बचाओ, कब तक राष्ट्रपति बचाओ, कब तक सत्ता बचाओ? अरे हम भी कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? पहले विष्णु भगवान की आराधना करते थे, आप सोच रहे हैं भैया आप तो सरकार बचाए हमें, आप सरकार हमको बचाए। अरे खुद भी तो कुछ करो। ये कल्चरल वॉर है। राजा भरत का ननिहाल, भगवान राम का ननिहाल ये है जहां हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। राजा भरत का ननिहाल कैके। परंपरा देखिए, ये आजकल बाहर पढ़ने वाले बड़ा ज्ञान देते हैं, अरे जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी, महिलाओं का सम्मान, ऐसे नहीं, थोड़े थोड़े वर्ड इन्होंने नए नए निकाले हैं। सेकुलरिज्म। तुम इक्वलिटी जस्टिस की बात करते हो, हमने तो कहा था नारी तू, जोर से बोलिए नारी तू। तुम कहते हो महिला पुरुष बराबर है, हम कहते थे नहीं बराबर नहीं है, नारी तो पूजा के योग्य है। हम कहते हैं नारी तो 14 रत्न में से एक रत्न है, और तुम कहते हो कि नहीं नहीं बराबर है। तुम तो उसको नीचे ला रहे हो। भारतीय परंपरा के हिसाब से नारी ऊपर है, हम कन्या पूजन करते हैं, और तुम हमें कह रहे हो महिला पुरुष बराबर। बराबर करके तुम उसको नीचे ला रहे हो, जो पहले से ऊपर उसको तुम नीचे ला रहे हो। और ये जो आज की डेट में ज्ञानी बैठे हुए हैं ना, पश्चिम वाले, ऑक्सफोर्ड वाले, लंदन वाले, जो जहां से बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, ये अमेरिका यूरोप वाले जब नंगे घूमते थे ना, तब हमारे पास हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसा शहर था। जब वो कच्चा मांस खाते थे तो हमारे पास वेल प्लान्ड ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, मंदिर, टॉयलेट, बाथरूम, आगे सड़क, सारे प्लॉट की साइज बराबर, सारे सीवर सिस्टम जुड़े हुए, हमारे पास हड़प्पा मोहनजोदड़ो था। हमें बताया नहीं गया, हमें बताया नहीं गया, हमें पढ़ाया नहीं गया, हमें तो गुलामी में रखा गया, इसलिए हमें अपना इतिहास नहीं पता। चीन ने यही काम किया। 1949 में आजाद हुआ, 1950 में गुलामी की निशानी मिटाया और अपने बच्चों को अपना प्राचीन इतिहास बताया, हम कितने महान थे। तो उनका मन मस्तिष्क उसी तरीके का डेवलप हो गया, वो अपने आप को प्राउड फीलने लग गए। हम तो आज भी हमें लगता है कि बाबर के पहले भारत था ही नहीं। युधिष्ठिर के बसाए हुए शहर में युधिष्ठिर के नाम पे एक सड़क मोहल्ले गली नहीं है, बाबर हुमायूं तुगलक के नाम पे सड़कें मोहल्ले गलियां बनी हुई वहां पे। हमारी तो परंपरा ऐसी थी कि हम राज्य पे नाम पे लड़कियों का नाम रखते थे। गंधार नरेश का नाम गंधार नहीं था, लेकिन राजकुमारी का नाम, कौशल की राजकुमारी का नाम,
सौमित्र की राजकुमारी, जोर से बोलिए, जनक की राजकुमारी, कुंतल की राजकुमारी, ये हमारी परंपरा रही है। और हमारे पास कैकेयी में जब युद्ध हुआ, अगर हमारे पास चीजें नहीं थी तो रावण लंका से कैकेयी का मतलब पेशावर पहुंचा कैसे? घोड़ी और बग्घी से पहुंचा था क्या? घोड़ी बग्घी से वहां तक पहुंच जाएगा? लंका से कैकेयी पेशावर। और अगर हमारी बेटियों को युद्ध कला नहीं आती थी, स्कूल में उनको नहीं जाया जाता था, या उनको केवल शास्त्र आता था, शस्त्र नहीं आता था, तो जब रावण के साथ युद्ध में कैकेयी का सेनापति मारा गया और जब रावण ने जोरदार हमला किया दशरथ के ऊपर, तो रानी कैकेयी ने बचाया कैसे? जब कैकेयी का सेनापति मारा गया तो रानी कैकेयी ने सेनापति का काम संभाल लिया। उस समय सेना को लीड कर रही थी और रावण से भिड़ गई हो, दशरथ को बचाया, उसके बाद राजा दशरथ का विवाह हुआ। तो इसका मतलब आज लोग कह रहे हैं बेटियों को पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, जेंडर जस्टिस, जेंडर। अरे हमारी बेटियां शास्त्र भी जानती थी, शस्त्र भी जानती थी। लेकिन जब वो कैकेयी था तो वहां सर्वधर्म संभाव था। कैकेयी में नारी तू नारायणी थी, कैकेयी में वसुधैव कुटुंबकम था। लेकिन जब वो पाकिस्तान बन गया तो क्या हुआ? कहां गया नारी तू नारायणी? कहां गया सेकुलरिज्म? कहां गई गंगा जमुनी तहजीब? ये पाखंडी हमको गंगा जमुनी तहजीब सिखाते, सेकुलरिज्म सिखाते ना, और जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी सिखाते। जब वो तक्षशिला था तो वहां पे सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम था, नारी तू नारायणी थी। जब वो रावलपिंडी हो गया, सब खत्म हो गया। याद रखिए, भारत में अगर सबको समान अधिकार मिला हुआ है, एक कड़वी बात मैं बोलने जा रहा हूं, भारत में अगर सब बराबर हैं तो इस संविधान के कारण नहीं। भारत में अगर सेकुलर राष्ट्र है तो संविधान के कारण नहीं। भारत में अगर सबको समान दर्जा मिला है तो वो संविधान के कारण नहीं, बल्कि यहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, इसलिए सबको समान अधिकार है। और जिन 9 राज्यों में, भारत के जिन 9 राज्यों में संविधान हिंदू अल्पसंख्यक हैं, न वहां गंगा जमुनी तहजीब है, न सेकुलरिज्म है, न संविधान काम करता, कुछ नहीं काम करता। आखिर ये संविधान भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है। कश्मीर में नरसंहार क्यों हुआ? संविधान भी है, संसद भी है, सुप्रीम कोर्ट है। अभी बंगाल के चुनाव के बाद हिंदुओं का घर कैसे जलाया गया? याद रखिए, जातियों में बटोगे तो कटोगे, पार्टियों की गुलामी करोगे तो कटना पक्का मानो। और मैं पार्टी की गुलामी करने वालों को एक एग्जांपल देता हूं। गांधी जी ने केवल भारत को आजाद कराया था या पाकिस्तान बांग्लादेश को भी? सबको आजाद कराया था ना। बल्कि पाकिस्तान बनवाने में तो उनको भूमिका महत्वपूर्ण थी। कायदे से उनको पाकिस्तान के राष्ट्रपिता का दर्जा मिलना चाहिए, नहीं? पाकिस्तान में गांधी जयंती मनाई जाती है क्या? उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है क्या? चलो मान लो गांधी जी गुजरात के थे और नजदीक चलते हैं, भगत सिंह पाकिस्तान में पैदा हुए, मतलब उस समय वाले पाकिस्तान में, उस समय भारत में, आज के पाकिस्तान में। भगत सिंह को फांसी भी लाहौर में हुई, तो यानी उन्होंने पहली सांस भी वर्तमान पाकिस्तान में लिया, आखिरी सांस भी वर्तमान पाकिस्तान में लिया। तो भगत सिंह की जयंती जिस तरीके से भारत में मनाई जाती है, वैसे पाकिस्तान में क्यों नहीं मनाई जाती? क्यों नहीं मनाई जाती? नेताजी ने केवल भारत को आजाद कराया था क्या? पाकिस्तान बांग्लादेश को भी आजाद कराया ना। तो नेताजी का गुणगान वहां क्यों नहीं होता? वहां जिन्ना का ही क्यों होता है? सरदार पटेल का क्यों नहीं होता? गांधी जी का क्यों नहीं होता? और हम तो कहते हैं बाकी छोड़ो, पाकिस्तान में नेहरू जी की जयंती क्यों नहीं मनाई जाती?
क्यों नहीं मनाई जाती? भाई नेहरू जी ने तो पूरा देश आजाद कराया ना, तो वहां पे उनकी क्यों नहीं मनाई जाती? एक बात याद रखना, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझिए। विवाद करने से कोई फायदा नहीं है। इतनी कड़वी सच्चाई आपको कोई बोलेगा भी नहीं आपको। मीठा झूठ सुनते सुनते शुगर हो चुकी है, इसके बाद भी मीठा खाने की आदत छूट नहीं रही है। कड़वी सच्चाई सुनिए, कड़वी सच्चाई को महसूस करिए और कड़वा सच बोलना शुरू करिए। जो राष्ट्र के हित में है वो बोलिए, जो हिंदुस्तान के हित में है उसको बोलिए। उठ जाइए पार्टियों से। मैं XYZ नाम नहीं ले रहा। आप जिस पार्टी में हैं, जहां राष्ट्र की बात आए, सबसे पहले हिंदुस्तानी बनिए। सपाई, बसपाई, भाजपाई, कांग्रेसी बाद में बनिए। क्यों? इसलिए कह रहा हूं, जिस दिन मजहबी उन्माद की आग आपके घर पे पहुंचेगी, कोई आपकी आग बुझाने नहीं आएगा। भाई साहब, एग्जाम्पल आपको मैं दे सकता हूं, 55 देशों का उदाहरण दे सकता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं घड़ी देखा नहीं और आप लोग इतने जोश में थे कि मुझे पता भी नहीं चला 2 घंटे हो गया। अपनी बात अंत में कुछ निवेदन के साथ। आप में से कितने लोग सोशल मीडिया में हैं? हाथ उठाइए जरा। कितने लोग फेसबुक पे हैं? मैं आपसे आज एक आग्रह करूं, आप मानेंगे? आप फेसबुक पे 5-5 हजार दोस्त बनाइए। महीने, 2 महीने, 3 महीने में बन जाएंगे। फेसबुक फ्रेंडशिप करते समय जाति मत देखिए, क्षेत्र मत देखिए, भाषा मत देखिए। हिंदुस्तान में सबको हिंदी आती है, इसलिए तमिल वाले को दोस्त बनाते समय यह मत सोचना मैं हिंदी में लिखूंगा तो तमिल वाले को समझ में नहीं आया। सबको समझ में आता है। अगर आप अच्छी बातें अगर 500 फ्रेंड के साथ लिखेंगे तो 500 लोग उसको समझेंगे। अगर 5000 फ्रेंड होंगे तो आपकी बात 5000 लोगों तक जाएगी। दूसरा, एक और आग्रह करता हूं, आप सब लोग दिन भर देखते ही रहते हैं, अखबार भी देखते हैं, कुछ न कुछ आपको समस्याएं दिखती होंगी। एक बार समस्याओं के मूल कारण को समझना शुरू करिए। अपने सोशल मीडिया में आप समस्या के साथ साथ उसका मूल कारण और अस्थायी समाधान लिखिए। अगर आप समस्याओं पे वाई लगाना शुरू करेंगे कि समस्या क्यों आई, क्यों क्यों क्यों, उस समस्या में 3 बार क्यों लगाएंगे तो अंत में आपको घटिया कानून मिलेगा। उत्तर क्या मिलेगा? उदाहरण दे देता हूं। सड़क टूटी है, यह समस्या है। अब आप उसमें पूछिए क्यों टूटी है, तो मटेरियल खराब था, यही हुआ। अब फिर क्यों लगाइए, मटेरियल क्यों खराब था, तो बोले कमीशन चला गया। तो कमीशन क्यों गया? कमीशन क्यों गया? तो भ्रष्टाचार क्यों? कानून, जोर से बोलिए, कानून। आप समस्याओं के रूट पे जाना शुरू करिए। वो इसलिए कह रहा हूं, 75 साल से डॉक्टर बदल रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों ने दवा, अब आप डॉक्टर की बजाय दवा पे फोकस करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 1 साल के अंदर भारत बदल जाएगा। 1 साल के अंदर भारत बदल जाएगा। पार्टियों से ऊपर उठिए, जिस पार्टी में है उस पार्टी में रहिए। मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, उसी पार्टी में रहिए, लेकिन राष्ट्र के लिए, देश के लिए एक और रिक्वेस्ट है। माननीय सांसद जी बैठे हुए, आप लोग इनसे शादी का इनविटेशन के लिए मिलते होंगे, बर्थडे के इनविटेशन के लिए मिलते होंगे,
कई बार वैसे भी जाके नमस्ते करने जाते होंगे, भाई चलो मिल आते हैं, बहुत दिन हो गया। माननीय सांसद जी से कानूनों के लिए मिलिए, बोले साहब जनसंख्या नियंत्रण कानून में इस बार कुछ करो, आप करो। भले घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कानून की आवाज उठाओ आप। वो हमारे सांसद हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं। अगर आप में से रोज एक आदमी सांसद जी को कहता रहे तो ये आप, मैं बता रहा हूं, दिल्ली जाएंगे तो सबसे पहले वो 5 सवाल ही पूछेंगे। आप लोगों की मन की बात संसद में पहुंचाएंगे। तो हम लोग पार्टी अपने माननीय प्रतिनिधियों से जो अपने व्यक्तिगत काम के लिए मिलते हैं, ईमानदारी से बताइए, हम साल में एक दिन कभी अपने सांसद से, अपने विधायक से राष्ट्रहित के कार्य के लिए मिलते हैं क्या? ईमानदारी से बताइए। तो एक वो करना शुरू करिए। अब जैसे सांसद जी के पास रोज 100 एसएमएस आए, जी जनसंख्या नियंत्रण कानून कब बनेगा, कॉमन सिविल कोड कब लागू होगा, धर्मांतरण कब लागू होगा, घुसपैठ खिलाफ कठोर कानून कब बनेगा, पूजा स्थल कानून कब जाएगा, वक्फ बोर्ड कब खत्म होगा, तो सांसद जी को भी एक प्रेशर रहेगा। सांसद जी को रहेगा, भैया मेरे को अपने क्षेत्र के लोगों से मिलना है, तो हमें ये काम तो करना पड़ेगा। आप लोग एक बार सांसद जी के पास जाते ही बोलिए, सांसद जी किसी काम के लिए नहीं आया हूं, अपने काम के लिए नहीं आया हूं, कॉमन सिविल कोड के लिए लाया हूं, अपने काम के लिए नहीं आया हूं, समान शिक्षा के लिए आया हूं, अपने काम के लिए नहीं आया हूं, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए आया हूं। सांसद जी को भी अच्छा लगेगा, आपको भी संतुष्टि मिलेगी। अब रोज वही मिलेंगे, नाली के लिए मिलेंगे, नाली के लिए मिलेंगे, बिजली के कनेक्शन के लिए मिलेंगे। हम कह रहे हैं उसके लिए मिलना चाहिए, ठीक है मिलना चाहिए, लेकिन कम से कम जो संपन्न लोग हैं, सक्षम लोग हैं, जो कभी नहीं मिलते, जिनको कोई जरूरत नहीं है, उनको मुफ्त का सिलेंडर नहीं चाहिए, मुफ्त की बिजली नहीं, कुछ नहीं चाहिए, तो भैया राष्ट्रहित के लिए मिलो, टोली बना बना के मिलो, सांसद जी को याद दिलाओ। सांसद जी जाकर वहां बताएंगे, ऊपर बताएंगे, भाई हमसे तो रोज, हमारा तो रोज जीना हराम हो गया, रोज एसएमएस आ रहा है, रोज फोन आ रहा है, जो रोज व्हाट्सएप आ रहा है, रोज ईमेल आ रही है, क्या करें। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, एक आग्रह, सोशल मीडिया में, फेसबुक पे फ्रेंड बनाइए, राष्ट्रहित में उसका उपयोग करिए। बर्थडे की फोटो शेयर करिए, घरेलू फोटो शेयर करिए, लेकिन राष्ट्रहित के इसके लिए उपयोग करिए। एक एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाइए, समस्याओं के मूल कारण और अस्थायी समाधान को लिखना शुरू करिए। अगर आप अस्थायी समाधान ढूंढेंगे, भारत की 80% समस्याओं का समाधान अच्छे कानून के द्वारा हो सकता है। घटिया कानूनों को खत्म करके अच्छा कानून बना के भारत में राम राज्य लाया जा सकता है, यह मैं आपके गारंटी के साथ कह सकता हूं। भारत की जीडीपी को 2% बढ़ाने के लिए कम से कम 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। 8% से 10% ले जाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए, एफडीआई भी चाहिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अमेरिका और चाइना जैसा कानून बना दिया जाए, भ्रष्टाचार अपराध खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार अपराध खत्म हो जाएगा। हमारे देश के व्यापारी इस देश की जीडीपी 2% बढ़ा देंगे बिना किसी उसको। व्यापारियों को बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, सप्लाई मिल जाए, उनसे वसूली बंद हो जाए, उनका एक्सटॉर्शन बंद हो जाए, उनकी फाइल स्मूथ चलना शुरू हो जाए, देखिए फटाफट उनका बिजनेस बढ़ जाएगा। बिजनेस बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है, धर्म के कार्य के लिए अपना खजाना भी खोलेंगे। अभी तो सारा वो बाबू ले लेते हैं उनसे, तो बेचारे मंदिर कब बनवाएं, धर्मशाला कब बनवाएं, दान कब करें, भंडारा कब करें, दलितों का शादी कब कराएं, जो उनको करना होता है वो सारे बाबू ले जाते हैं। फला इंस्पेक्टर, फला इंस्पेक्टर, फला इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से लेकर कलेक्टर तक सारा ले जाते हैं। धर्मांतरण, मेरी एक पीआईएल चल रही है धर्मांतरण की। मेरी धर्मांतरण वाली पीआईएल का विरोध करने के लिए 8 याचिकाएं आई हैं। 8 याचिकाओं में 8 दिग्गज वकील खड़े होते हैं। उन 8 वकीलों की एक दिन की जो फीस होती है लगभग 1.5 करोड़ रुपए होती है। तो जब सुनवाई होती है तो एक तरफ और दूसरी तरफ, आप सोचिए अगर इस देश में धर्मांतरण के लिए विदेशों से फंडिंग नहीं आ रही है तो 8 वकीलों की एक दिन का 1.5 करोड़ रुपए फीस कौन दे रहा है?
धर्मांतरण रोकने के लिए दो काम करना पड़ेगा। धर्मांतरण राष्ट्रव्यापी समस्या है, केवल छत्तीसगढ़ की समस्या नहीं है, केवल बिहार या बंगाल की समस्या नहीं है। धर्मांतरण पूरे राष्ट्र की समस्या है। साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण पूरे राष्ट्र में हो रहा है। और जिसके दादा व्हील चेयर पे चलते हैं, उनके बेटे चंगाई सभा में प्रेयर के द्वारा घुटना ठीक कर रहे हैं। नहीं कर रहे? जिसके दादा इटली में व्हील चेयर पे घूमते हैं, उनके बच्चे भारत में चंगाई सभा करके घुटना भी ठीक कर रहे हैं, नपुंसकता भी ठीक कर रहे हैं, बाझपन भी ठीक कर रहे हैं, कैंसर भी ठीक कर रहे हैं, सब ठीक कर रहे हैं। और उनसे कोई प्रश्न भी नहीं पूछता, कभी मीडिया में बहस भी नहीं होती। यह धर्मांतरण नहीं, राष्ट्रांतरण हो रहा है सांसद जी। यह धर्मांतरण नहीं हो रहा है, संस्कृति हमारी चेंज हो रही है, हमारी सभ्यता चेंज हो रही है, हमारी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। समाधान इंडियन पिनल कोड में चैप्टर नंबर 15 है। चैप्टर नंबर 15 का नाम है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। उसका नाम ही है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। लेकिन वो कानून घटिया है। घटिया मैं क्यों कह रहा हूं? नाम है चैप्टर का ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। धार्मिक भावना आहत करना अपराध भी है, लेकिन धर्मांतरण करना अपराध नहीं है। मतलब किसी के बारे में, किसी धर्म के बारे में दो शब्द बोल दो तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा, लेकिन उसको झूठ, धोखा, काला जादू, अंधविश्वास, लालच देके धर्मांतरण करा दो तो अपराध नहीं। इंडियन पिनल कोड में 2 नई धारा जोड़ दिया जाए, धर्मांतरण पूरे देश में अपराध हो जाएगा। और धर्मांतरण को अपराध नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल बनाना पड़ेगा। कॉग्निजेबल इसलिए बनाना पड़ेगा कि सबके पास इतना टाइम नहीं है कि जाके शिकायत करें, इसलिए उसको हमें कॉग्निजेबल बनाना पड़ेगा कि अगल बगल से कोई गुजर रहा है, वो 100 नंबर फोन कर दे, भाई यहां चंगाई सभा हो रही, यहां धर्मांतरण हो रहा है, तो पुलिस वहां हाजिर हो जाए। यह व्यवस्था चाहिए। मान लो मैं मैं बगल से जा रहा हूं, ट्रेन पकड़ने जा रहा हूं, मैंने देखा चंगाई सभा हो रही है, यहां बाजपन, नपुंसकता और सब ठीक किया जा रहा है, तो मैं इतना ही कर सकता हूं, फोन पे 100 नंबर डायल करके पुलिस बुला सकता हूं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपनी फ्लाइट छोड़ूं या ट्रेन छोड़ूं और थाना ढूंढूं, थाना कहां है, और वहां जाके मुकदमा दर्ज कराऊं। इतना टाइम नहीं अपने पास। तो अगर वो कॉग्निजेबल रहेगा तो 100 नंबर फोन करने पे पुलिस आएगी। नॉन कॉग्निजेबल होगा या अलग से कोई कानून होगा, 100 नंबर फोन करने पुलिस नहीं आएगी। आईपीसी में अगर वो सेक्शन रहेगा पुलिस आएगी, स्पेशल एक्ट बनेगा पुलिस नहीं आएगी। दूसरा, जब तक इनकी फंडिंग बंद नहीं होगी, जिहादियों को खाड़ी देशों से हवाला के जरिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए आ रहा है हर साल। भारत की संस्कृति को नष्ट करने के लिए, भारत की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए, हिंदुस्तान पे गजवा हिंद करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए हर साल खाड़ी देशों से आ रहा है। और भारत में क्रिश्चियन कन्वर्जन करने के लिए भी लगभग 50,000 करोड़ पश्चिम देशों से आ रहा है। 2010 में उस समय की सरकार ने देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी किया, अपने पालतू एनजीओ, पालतू पत्रकारों, पालतू मिशनरियों को विदेशी फंडिंग कराने के लिए कानून बना दिया। उसको कहते हैं FCRA। नाम बड़ा अच्छा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। नाम है विदेशी चंदा नियंत्रण कानून, लेकिन वो चंदा को नियंत्रण करने के लिए नहीं बनाया गया था, वो चंदा दिलवाने के लिए बनाया गया था। वर्तमान सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए, लगभग 2.5 लाख एनजीओ का FCRA रद्द किया है। मैं सरकार को बधाई देता हूं, प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, कम से कम 2.5 लाख मिशनरीज को उन्होंने। लेकिन 2010 में कानून बना और 2014 आते आते उन्होंने 25 लाख लोगों का FCRA करा दिया, 25 लाख लोगों को। तो याद रखिए, जितनी देश विरोधी गतिविधियां हैं, माओवादियों की फंडिंग बाहर से आ रही है, नक्सलियों की फंडिंग बाहर से आ रही है, घुसपैठियों की फंडिंग बाहर से आ रही है,
धर्मांतरण की फंडिंग बाहर से आ रही है, जिहादियों की फंडिंग बाहर से आ रही है, मिशनरियों की फंडिंग बाहर से आ रही है। जब तक इनकी फंडिंग नहीं रोकी जाएगी, हाँ पार्टियों की फंडिंग हो, कुछ पार्टियों को भी फंडिंग होती है, तो जब तक फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक कानून रहने के बावजूद भी धर्मांतरण पूरी तरीके से नहीं रुकेगा। तो केंद्रीय कानून तो चाहिए, इसके साथ साथ हवाला के खिलाफ कठोर कानून और इस FCRA को दोबारा फिर से खत्म करके एक नया कानून बनाना पड़ेगा, तभी जाके आपकी धर्मांतरण रुकेगा। बहुत बड़ी समस्या हो गई, आपके झारखंड में भी हो रहा है, आपके छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है। जो पहले आदिवासी एरिया में होता था वो बाकायदा कस्बों में हो रहा है, शहरों में हो रहा है, देश की राजधानियों में हो रहा है, राज्य की राजधानी में हो रहा है। और कैसे कैसे हो रहा है? यहां से आदिवासी बेटियों को दिल्ली, बेंगलोर कुछ काम के बहाने ले जाया जाता है। वो आदिवासी है, गरीब है, उसको काम चाहिए, उसको पैसा चाहिए, और कहते हैं कन्वर्ट हो जाओ तब नौकरी मिलेगी। सोचिए जरा, हमारी गरीबी के साथ कितना बड़ा मजाक हो रहा है। इसका समाधान करना पड़ेगा। खली बड़ा मजबूत है, ग्रेट खली पहलवान, अगर भी आके यहां खड़ा हो जाए, हम में से कोई कुश्ती लड़ेगा खली से? कोई लड़ेगा? और 15 दिन के लिए उसका दूध बादाम रोक दिया जाए, फिर क्या होगा? फिर वो नहीं लड़ेगा। आखिर जब तक मिशनरियों की, जिहादियों की सप्लाई नहीं रुकेगी पीछे से, तब तक देश विरोधी गतिविधियां नहीं रुकेंगी। विदेशी फंडिंग बंद हो जाए, माओवाद खत्म हो जाएगा। विदेशी फंडिंग बंद हो जाए, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। विदेशी फंडिंग बंद हो जाए, जिहाद खत्म हो जाएगा। विदेशी फंडिंग बंद हो जाए, धर्मांतरण रुक जाएगा। विदेशी फंडिंग बन जाए, मिशनरियों का जो पूरा खेल चल रहा रुक जाएगा। लेकिन वो कहते नहीं, जूठन के लालच में लोग थाली का विरोध नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों को थोड़ी जूठन मिल रही है, उस जूठन के चक्कर में, जूठन खाने के चक्कर में जो पूरी थाली भर भर के अलगाववादियों को आ रही है, देशद्रोहियों को आ रही है, उसका विरोध नहीं कर पा रहे। यह स्थिति है। मुझे लगता है बात अब काफी हो गई है। अगर आप लोग थक गए हैं तो नमस्ते, कुछ सवाल है तो 1-2 लोग ले सकते हैं, टाइम काफी हो चुका है। जय हिंद, जय भारत। काफ़ी कुछ जो है ना आपने उदाहरण दे दिया है, करीब 25-30 प्रश्न हैं। बाद में उसको जो है बोलिए सोशल मीडिया में डाल देंगे जो बचेंगे। काफ़ी कुछ तो आपने दे दिया है इसमें।